गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास स्टार्ट करें। सोशल एस्पेक्ट का लेक्चर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का होगा, आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सिलेबस में एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और इसी से संबंधित इसी के अंदर दो टॉपिक हमारे और आएंगे, एक है WTO और एक है ट्रिप्स के बारे में। तो पहला डिस्कशन हमारा आज का इसके बारे में होगा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, उससे संबंधित फिर WTO और ट्रिप्स, ये चर्चा करेंगे। तो सोशल एस्पेक्ट का लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा ये वाला एरिया होगा। तो सिलेबस में चेक कर सकते हैं, दिया हुआ है। सबसे पहले एक शब्द आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको डिफाइन करने को ही बोला जाए तो पहले हम इस शब्द का मतलब समझें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, दुनिया में जो परिस्थिति बदली, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो दो बड़ी घटनाएं जिससे वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल गया। एक तो हुआ वर्ल्ड वॉर 1। अभी लिखो मत, समझ लो पहले, PDF मैंने आपको फोल्डर में दी हुई है, पहले समझ लो। वर्ल्ड वॉर 1, इसका जो समय था 1914 से लेके 18 का था, और इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और ज्यादा एडवांस लेवल पे लड़ी गई वर्ल्ड वॉर 2। इसका समय था 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो दुनिया का, मैंने बताया, वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान हुआ, इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ, कई कंट्री बर्बाद हो गए, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई दुनिया में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा वाइड था। दुनिया में जो रिलेशन है कंट्रीज के वो बदल गए, इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बादी हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए, गरीबी दुनिया में फैल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद फिर कुछ समय लगा चीजों को वापस ट्रैक पे आने में, तो कुछ ग्रुप बनाए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल ही रहा था तो पैरेलली कुछ मीटिंग्स वगैरह कराई गई। भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब जब एंड फेज की तरफ था तो कुछ मीटिंग वगैरह शुरू हुई, जहां पर यह आइडिया आने लगे कि और कैसे रिफॉर्म किए जाएंगे, क्या क्या दुनिया की जरूरतें होंगी, कुछ संस्थाएं वगैरह बनेंगी। तो एक संस्था आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को बनाने का काम शुरू हुआ, और इसको बनाने का जो काम शुरू हुआ 1942 में पहली मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन, फिर और मीटिंग हुई थी 1944 में मीटिंग हुई, 1945 में मीटिंग हुई। तो कई मीटिंग कराई गई थी यूएन को बनने के लिए। अलग अलग मीटिंग में अलग अलग डिस्कशन रखे गए कि यूएन बनेगा तो हमें ये भी संस्था चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे करके कई सारी मीटिंग हुई। इनमें से एक मीटिंग जो 1944 में हुई, एक मीटिंग जो 1944 में हुई, इसका नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड यूएस में ही एक जगह का नाम है, अमेरिका में एक जगह का नाम है। अगर जीके एंड करंट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसमें जीके में यूनाइटेड नेशन बताया था मैंने, वहां पर भी ये सब चीजें बताई हैं। सोशल एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में हमें क्या समझना है, तो यूएन के बनने में कई सारी बैठकें, कई सारी मीटिंग हुई थी। तो ये सब चर्चाएं हुई कि जब यूएन बनेगा तो अपना एक वर्ल्ड बैंक भी होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक संस्था IMF भी होनी चाहिए। तो इस तरह से डिस्कशन हुए। यहाँ पर ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ आइडिया आया कि 3 संस्थाएं बनेंगी यूएन के अंदर। एक होगी IMF, एक होगी IBRD और एक होगी ITO। 3 संस्थाएं बनाई जाएंगी, IMF, IBRD, ITO। IMF था इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान को देखो, आईएमएफ ने अभी कुछ टाइम पहले लोन दिया है, तो आईएमएफ बड़े तौर पे आर्थिक सहायता देता है अपने मेंबर कंट्रीज को, ब्याज पे लोन देता है, फ्री में पैसा नहीं देता, लोन देता है तो ब्याज भी लेता है। फिर है आईबीआरडी, जब बना था तो यही वर्ल्ड बैंक था, बाद में इसमें एक संस्था और जोड़ी गई थी, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक ये संस्था आईबीआरडी। जब बना था तो यही वर्ल्ड बैंक था, जब बना था तो यही वर्ल्ड बैंक था। आज की स्थिति में आप वर्ल्ड बैंक कहेंगे, वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं? तो आज की स्थिति में वर्ल्ड बैंक एक संस्था और है उसको मिलाकर, तो आज की स्थिति में वर्ल्ड बैंक है आईबीआरडी और एक और संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। आईबीआरडी और आईडीए दोनों को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक है। हालांकि जब बना था तो उस समय आईडीए नहीं था, तो आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक कहते थे। तो वर्ल्ड बैंक भी कंट्रीज को फंडिंग वगैरह करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी में कमी लाने के लिए, पॉवर्टी मतलब गरीबी। और ये तय हुआ था कि एक संस्था और बनेगी वर्ल्ड ट्रेड के मामलों को जो डील करेगी, विश्व व्यापार को जो बढ़ावा देगी, एक और संस्था बनाएंगे, इसका नाम होगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों तो बन गए पर ये कभी बन नहीं पाया। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनना था ये कभी रियलिटी में आया नहीं, ये बन नहीं पाया कभी। तो यूएन को बनने में कई सारी बैठकें कराई गई थी, जिनमें एक बैठक थी 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में एक सिटी है ब्रेटन वुड, यहाँ पे तय हुआ कि 3 संस्थाएं बनेंगी, आईएमएफ, आईबीआरडी, आईटीओ कभी बन नहीं पाया। तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए शुरू में जो ऑर्गेनाइजेशन बनने का तय हुआ था वो कभी बना नहीं, यही 2 बन पाए। तो 1944-45 इन 2 साल के दौरान यही आईएमएफ और आईबीआरडी ही स्टैब्लिश हो पाए। तो इन दोनों को मिला के कह देते हैं ब्रेटन वुड के जुड़वा, इन दोनों को मिला के कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड ट्विंस, इन्हें ये कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। तो इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गई, आईएमएफ, आईबीआरडी बन चुके थे। तो दोबारा से जो वर्ल्ड की रीऑर्डरिंग हो रही थी, जो वर्ल्ड वॉर में नुकसान वगैरह हुए थे, तो दोबारा से सिटीज को बसाया जाए, कंट्रीज को सहायता दी जाए, दोबारा वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रैक पर आ पाए। इन सब चीजों के लिए आईएमएफ, आईबीआरडी तो काम कर रहे थे, पर ट्रेड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बननी थी वो थी नहीं। तो इकोनॉमी के लिए आईएमएफ, आईबीआरडी ये सब तो रोल प्ले कर रहे थे, आईटीओ नहीं बन पाया। तो फिर वर्ल्ड ट्रेड को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ट्रेड को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? सबसे पहले गुड्स का व्यापार करने के लिए ट्रेड देखो 2 चीजों में कर सकते हो। ट्रेड आप कर सकते हो गुड्स का भी और सर्विस का भी। जो विजिबल कमोडिटीज हैं उन्हें आप कहते हैं गुड्स, आलू, गोभी, मेज, कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, ये सब क्या गुड्स है। कार, घर, जो विजिबल चीजें हैं वो गुड्स हैं। वो चीजें जो आपको दिख नहीं रही पर वो भी खरीदी बेची जा रही हैं, जैसे टीचिंग, मेडिकल सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब भी खरीदा बेचा जा रहा है पर ये विजिबल नहीं है आपको। तो ट्रेड तो इनमें भी होता है। तो ट्रेड तो गुड्स में भी होता है, ट्रेड सर्विस में भी होता है। पर क्योंकि ट्रेड के लिए आईटीओ संस्था बन नहीं पाई थी, तो कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया था, उसका नाम था गैट। एक एग्रीमेंट बनाया कुछ कंट्रीज ने गैट नाम से, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ये गुड्स का ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट था, सर्विसेज के लिए नहीं। गैट एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1947 में। 1947 में लगभग 23 कंट्री ने मिलकर इसको साइन किया था और 1948 से ये ऑपरेशनल हो गया था। ठीक है, क्योंकि ट्रेड के लिए आईटीओ बनना था और वो बन नहीं पाया, तो कुछ कंट्रीज ने मिलकर 1947 में एक एग्रीमेंट साइन किया कमोडिटीज का व्यापार करने के लिए, मतलब गुड्स का व्यापार करने के लिए। गुड्स का व्यापार करने के लिए एग्रीमेंट आया गैट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ और 1948 से ये ऑपरेशनल हो गया, कामकाज शुरू कर दिया। पर इसके अंदर भी कई सारे डिफरेंसेस आए, टाइम के साथ कंट्रीज के बीच डिफरेंसेस आते गए।
ये भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बन पाया। इसके बाद 1994 में जाकर इसकी जगह फिर आया WTO। 1994 इतने साल बाद जाके WTO बना। ठीक है, अब ये मैंने ओवरव्यू आपको बताया, शुरुआत कहां से हुई। अब एक एक करके आप बात समझ पाएंगे। क्या ये क्लियर है? तो गेट एग्रीमेंट ही आगे जाके उसको रिप्लेस किया, उसका सक्सेसर था WTO। सक्सेसर मतलब उसका उत्तराधिकारी या उसको रिप्लेस करने वाला WTO। और ये जो बना ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और आज व्यापार संबंधी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WTO। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं बात। सबसे पहला शब्द आया ग्लोबलाइजेशन। अब पहले उसके बारे में चर्चा करें। क्या ये क्लियर है? रूपरेखा तैयार है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बदलाव आए, फिर एक एक संस्थाओं की जरूरत पड़ने लगी। वर्ल्ड बैंक और IMF तो बने थे पर ITO नहीं बन पाया था, उसकी जगह ये बना था GATT 47 में। पर समय के साथ इसमें भी कमियां थी, डिफरेंसेस थे, कन्फ्लिक्ट आते थे, मीटिंग होती थी कंट्रीज के बीच, कन्फ्लिक्ट होते थे। तो यही आगे जाके एक और बेटर ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया था, उसी का नाम है WTO। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले शब्द आया ग्लोबलाइजेशन। आपसे कोई कहे कि ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और डेफिनेशन आपको लिखनी है। जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें मतलब वैश्वीकरण। पहले क्या था? पहले जमाने में कोई कंट्री सिर्फ अपने से मतलब रख रही है, कंट्री A कंट्री B, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। कंट्री A अपना खुद का सब कुछ डील कर रही है, कंट्री B अपना खुद का डील कर रही है, कंट्री C अलग, D अलग, सब अपना अपना डील कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। ABCD जो भी कंट्री हैं ये सब आपस में जुड़ गए, एक तरीके से जुड़ गए। तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, दायरा बढ़ गया। अब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में बिक रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन यही तो है कि वो जो एक बैरियर था कि कोई कंट्री अपने यहाँ ही डील कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने से भी इस चीज को फायदा मिला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कमी आई। टेक्नोलॉजी ने यहाँ बैठे बैठे लोगों को कनेक्ट कर दिया, फास्ट हो गई चीजों का आना जाना। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन जो था उसकी वजह से हुआ। कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस, जिससे इकोनॉमी आपस में जुड़ गई और दुनिया की इकोनॉमी को मल्टीपल टाइम बूस्ट मिल गया सबके जुड़ने से। व्यापार का वॉल्यूम बढ़ गया, लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट था कि कई गुना इकोनॉमी को बूस्ट मिला। ठीक, पर अब इसके नुकसान भी कुछ कुछ हो रहे हैं। दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब आप एक दूसरे से जुड़ गए हो तो फिर अगर कहीं भी युद्ध होता है तो उसका इंपैक्ट आप पर भी पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई सामान आप वहां से खरीदते हो या बेचते हो। अब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो आप भी उससे अछूते थोड़ी हो। कोई कह दे कि इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, गलत। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर कोई एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। या तो आप कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या आपके लोग वहां रोजगार के लिए जा रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। तो युद्ध जैसी स्थिति का ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीजें आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड है उससे, आप उससे इंसुलेटेड नहीं है, आप उससे अछूते नहीं है। ठीक, तो अब इस पे भी कुछ स्कॉलर डिबेट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ तरह से नुकसान भी हो रहे हैं। तो दुनिया में जब कई जगह युद्ध जैसी स्थिति होगी और युद्ध अगर फैलता जाएगा तो उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आप दोनों वे में आंसर लिख सकते हैं। एडवांटेज तो है ही, एडवांटेज तो कई गुना दुनिया की इकोनॉमी बढ़ी। अब मान लो एक घर में 10 मजबूत लोग हैं, एक कमजोर है, अगर वो कमजोर भी 10 के साथ जुड़ जाएगा तो उसका भी काम चल जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को सपोर्ट ऐसे भी किया कि जो वीक इकोनॉमी थे वो कॉलेप्स करने से भी बच गए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं संभल गए, विश्व व्यापार से जुड़ के वो संभल गए। अब पहले देखें इसको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने लिखा है नंबर कितने कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तय करना है कितना लिखना है। आलतू फालतू नहीं लिखना, जितने नंबर का क्वेश्चन उसके हिसाब से लिखना है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस
and interdependence of the countries among each other through cross-border transaction, goods, services, capital, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों का आदान प्रदान। तो डेफिनेशन अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? ग्लोबलाइजेशन जो है वो देशों के बीच में इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस और जिसमें चीजों की ट्रांजैक्शन, चीजों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इन सब माध्यम से कंट्रीज का आपस में जुड़ा होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक, कि आप अपने घर से निकल के दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। और जब ग्लोबलाइजेशन दुनिया में चल रहा था, अब आप अगर सोचोगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मैं हिस्सा बन जाऊंगा तो मैं कहीं व्यापार करने जाऊंगा तो दूसरा कंट्री मेरे यहां भी व्यापार करने आएगा। जैसे इंडिया ओपन इकोनॉमी बहुत बाद में बना, तो पहले हम क्लोज माइंडसेट से सोचते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, पूरा देश गुलाम हो गया। तो हम लोग बड़ा फूक फूक के कदम रखते थे कि इकोनॉमी का अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अगर हम उसका हिस्सा बनेंगे तो हम लोग बड़ा सिलेक्टेड आगे बढ़ते थे, फूक फूक के कदम रखते थे। पर 1991 का समय जब आया, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, तो जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था भारत के लिए भी। उसी साल यूएसएसआर स्प्लिट हुआ था। दुनिया में कई घटनाएं घट गई थी एक साथ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यूएसएसआर का स्प्लिट भी हो गया था, डिसइंटीग्रेशन। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, जिसमें वो रशिया प्लस 14 कंट्री में डिवाइड हो गया था। उसका इम्पैक्ट हम पर भी आया। तो दुनिया में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी 1991 में, जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आया। एक एग्जाम्पल जैसे यूएसएसआर का टूटना, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वहां पे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म शुरू किए, इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया। तो उसी समय को कहा जाता है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कभी भी आप 91 का जिक्र करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब योगदान की बात आती है, तो वहां पर आप ये नाम सुनते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने ओपन करना शुरू किया। तो जो हमारी एक कंजर्वेटिव विचारधारा थी इकोनॉमी को लेकर, हमें डर था बिजनेस को लेकर, तो उन्होंने बिजनेस को ओपन करना शुरू किया, इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, उदारीकरण की शुरुआत हुई और हम वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ते चले गए। तो एक समय जब हम एक क्लोज माइंडसेट वाली इकोनॉमी थे, आज हम बिल्कुल ओपन इकोनॉमी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उन सबको हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कई सारे सेक्टर में हमने एफडीआई को बढ़ाया भी है। एफडीआई मतलब जो विदेशी पैसा बिजनेस करने के लिए इंडिया में लग रहा है, विदेशी कंपनियां बिजनेस के लिए जो पैसा भारत में लगा रही हैं, एफडीआई। जीके करंट अफेयर में बता रखा है वो सब भी। फिलहाल एफडीआई का मतलब बाहर से जो पैसा बिजनेस करने के लिए आ रहा है, शेयर मार्केट के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे वॉलमार्ट भारत में बिजनेस कर रही है, या भारतीय अक्षा बिजनेस करने आ रही है, भारतीय इंडियन है, अक्षा फ्रेंच कंपनी है, या आप कहोगे टोयोटा कंपनी जापान की। तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, प्रोडक्शन, सर्विस देना कंपनी जो यहाँ बिजनेस कर रही है विदेशी, वो पैसा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन मतलब कंट्रीज का आपस में इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, कंट्रीज का आपस में इंटरकनेक्टेड होना और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होना, ये ग्लोबलाइजेशन का कारण है। ग्लोबलाइजेशन होने का ये पॉइंट था। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का मतलब है बढ़ता हुआ इंटरकनेक्टेडनेस और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी कंट्रीज की, जिसमें वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजों का आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं ने, डब्ल्यूटीओ हालांकि बाद में बना, 1994 में बना, पर इन सब कंपनीज, इन सब संस्थाओं ने इसको और सिस्टमैटिक करने में और ऑर्गेनाइज करने में रोल प्ले किया, कई सारे ट्रेड रूल वगैरह बना के। तो वर्ल्ड ट्रेड अगर आप कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ भी बनाने पड़ेंगे, कोई डिस्प्यूट ना हो पाए, कोई आपस में नेगोशिएशन करने की जगह चाहिए। भाई कंट्रीज को व्यापार संबंधित डिस्कशन करना है, या कोई डिस्प्यूट हो गया है उसका सेटलमेंट करना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो जैसे कंट्रीज में विवाद होते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, उसी तरह से ट्रेड वगैरह के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई सेटलमेंट करना है, कोई नेगोशिएशन करना है, तो डब्ल्यूटीओ 94 में बना, इसने थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया वर्ल्ड ट्रेड को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था का एक क्रूशियल रोल रहा है ग्लोबल ट्रेड के नियम बनाने में, ग्लोबल ट्रेड संबंधित नियम बनाने में, और फ्री और फेयर ट्रेड हो दुनिया में, फ्री और फेयर ट्रेड दुनिया में बढ़े, उसको बढ़ावा देने में। इसके अलावा और भी ग्रुप है ग्लोबलाइजेशन को जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है G7,
डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है G20। तो ऐसे और भी ग्रुप रहे हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ये G7, G20 ये सब ग्रुप है जहां इकोनॉमिक डिस्कशन वगैरह होते हैं। हर साल इनकी बैठकें होती हैं। जीके करंट अफेयर में इनकी सबमिट कहाँ हुई ये सब बताया जाता है। तो ये संस्थाएं जीके करंट अफेयर में आप देखोगे पढ़ाया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो G7, G20 ऐसे कुछ ग्रुप भी बने हुए हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े कंट्री इकोनॉमिक डिस्कशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दुनिया में आए, इन सब चीजों पे चर्चा किया करते हैं। तो WTO तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए है, इसके अलावा और भी ग्रुप हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट किया। उदाहरण के तौर पे G7, G20 ग्रुप। क्या इंडिया G7 में है? इंडिया G20 का मेंबर है, G7 में नहीं। इंडिया G7 में नहीं है, G20 में है। क्लियर? इंडिया G7 में नहीं है, G20 में है। तो ग्लोबलाइजेशन को दुनिया में बढ़ाने में G7, G20 इन सब ग्रुपों का भी योगदान रहा है। ये ग्रुप इकोनॉमिक डिस्कशन के लिए हैं, हर साल यहाँ मीटिंग वगैरह हुआ करती है। अब आ जाए अगले पॉइंट पे। स्कॉलर्स जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत, दो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत अगर नए टाइम में हम देखें, बहुत इतिहास में नहीं, नए टाइम में अगर देखें तो आज का जो ग्लोबलाइजेशन है कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी। और ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा दुनिया में, 1960 से लेकर 2019 तक का डाटा अगर देखा जाए, जो यहां तक की एनालिसिस की गई, अगर उतने का डाटा देखा जाए तो ग्लोबल जीडीपी, विश्व अर्थव्यवस्था जीडीपी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 25% से 60% तक पहुंची। तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा था या नहीं, आप इस आर्गुमेंट को कोट कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। और 1960 से लेकर 2019 तक के आंकड़े अगर देखें, ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व व्यापार का परसेंटेज, ग्लोबल जीडीपी जो 25% अगर हुआ करती थी 1960 के आसपास, वो 2019 तक ग्लोबल जीडीपी 60% तक पहुंची, 4 गुना इसका मतलब बढ़ी। वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड के बाद ग्लोबल ट्रेड लगातार बढ़ा और एफडीआई, विदेशी निवेश जो दुनिया में बढ़ा, एक से दूसरे कंट्री में जो निवेश बढ़ा वो 6% से बढ़कर 42% तक पहुंचा। एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो निवेश करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करती है, विदेशी निवेश जो कर रही है, वो 6% से बढ़ के 2019 तक आते आते 42% तक हो गया। तो 1980 में 6% अगर एफडीआई हुआ करता था तो बढ़कर 42% तक पहुंचा। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इतना था, कंट्री एक दूसरे से इतना कनेक्ट होते चले गए, तभी तो इतना गुना वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ी। तो ये हम एक डाटा कोट कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या रहा। अब क्योंकि युद्ध हो रहे हैं या दुनिया में कोई, देखो अच्छा फेज है तो दुनिया को फायदा मिल रहा है। जब दुनिया क्राइसिस में गुजर रही है तो एक नाव में 10 लोग बैठे हैं, नाव बढ़िया चल रही है, 10 एंजॉय कर रहे हैं, और नाव में अगर जर्क आ रहे हैं सबको परेशानी हो रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी से जब आप जुड़ गए, ग्लोबलाइजेशन जब हो गया तो फायदा भी और नुकसान भी। जब उसका फायदा मिला तो सबको फायदा मिल रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है तो उसका इंपैक्ट सब पर आ रहा है। ठीक, अगला पॉइंट, द फास्ट ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर। हाल फिलहाल में जो ग्लोबलाइजेशन में तेजी हुई दुनिया में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसमें एक बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उसने चीजों को आसान कर दिया, टाइम बचा दिया, पैसा बचा दिया, चीजें फास्ट होने लगी। अब एआई का जमाना आ रहा है, चीजें और तेजी से बढ़ रही हैं। द फास्ट ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी in recent year is largely based on the rapid development of science and technology। तो दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने से चीजें सस्ती हुई, फास्ट हो गई और कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंसी बढ़ गई दुनिया में। ठीक, तो देखो वही लिखा हुआ है, has resulted from the environment market economic system has been fast spreading throughout the world। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया में मार्केट का तेजी से प्रसार हुआ, फास्ट हो गया, एंड हैज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर डिवीजन ऑफ लेबर। क्रॉस बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेबर का मूवमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सबका मूवमेंट तेजी से बढ़ा, प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ा। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो ग्रेटली reduced the cost of transportation communication। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेबर ट्रांसपोर्ट, लेबर माइग्रेशन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा,
इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज तेजी से लगी, कॉस्ट में कमी आई, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सस्ता हुआ और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी का और तेज हो गया। इन सब फायदे की वजह से ग्लोबलाइजेशन और स्पीड अप हुआ और तेजी से बढ़ा। If technological advancement and IT development were assumed as the technical driving force, अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आईटी डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का टेक्निकल ड्राइविंग फोर्स माने, तो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था, इन्होंने एक मार्केट अप्रोच, मार्केट रिफॉर्म किया है, इनका भी रोल रहा इसमें, इंस्टीट्यूशनल ड्राइविंग फोर्स रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है पैरा? अगर इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी और आईटी जैसी सेक्टर ने ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किया इसको बढ़ने में, उसी तरह से कुछ संस्थाएं जैसे कि गैट और डब्ल्यूटीओ जैसी जो एजेंसी, इनके बनने से इंस्टीट्यूशनल ड्राइविंग फोर्स रहे ये। इन्होंने मार्केट रिफॉर्म वगैरह किए, चीजों को ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटिक किया, कंट्रीज को आपस में जोड़ा, उनके डिस्प्यूट वगैरह को सेटलमेंट करना, बातचीत करना, नेगोशिएशन करना, ये सारी चीजें को मौके दिए। तो टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम किया ही, पर ऐसी संस्थाओं के बनने ने भी आपस में चीजों को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कर दिया। तो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आईटी डेवलपमेंट को हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का टेक्नोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स मानते हैं, तो गैट और डब्ल्यूटीओ जैसी एजेंसी मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म इन्होंने किए और ये इंस्टीट्यूशनल ड्राइविंग फोर्स माने जाएंगे। तो इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आईटी डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स जिस तरह से हैं, उसी तरह गैट एंड डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म इन्होंने किए, ये भी ग्लोबलाइजेशन में रोल प्ले किए। Under the framework of GATT and WTO, many countries have gradually cut down their tariff and non-tariff barrier. More and more country open up their economy. और ये सारी चीजें मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमी को बढ़ाने में रोल प्ले किए। दुनिया में व्यापार और इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आए तो आप आराम से लिख सकते हैं या नहीं? ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखने को आ जाए तो क्या समझ पाए पूरी बात, लिख पाएंगे? देख लो भाई, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ बना किस तरीके से। तो मैंने बताया पहले संस्था थी गैट, अब पहले मैं डब्ल्यूटीओ आपको समझाऊं। देखने पे ध्यान दीजिए, पहले समझिए इसको, थ्योरी वहां लिखी हुई है, पहले समझो। तो मैंने बताया कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो आईटीओ बनना था, पर आईटीओ बन नहीं पाया। ठीक, 1947 में एक एग्रीमेंट साइन हो गया कुछ कंट्रीज के बीच, गैट, पर ये केवल गुड्स का ट्रेड करने के लिए काम आता था। ये इसके द्वारा गुड्स का ट्रेड करते थे, सर्विसेज का नहीं। तो 1947 में गैट साइन हुआ और 1948 में प्रभाव में आया, पर ये गुड्स का व्यापार करने के लिए। अब जब ये थोड़ा सफल रहा, इसके द्वारा व्यापार होने लगा, थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया, तो फिर आगे जाकर 1985 के बाद 85 से 95 के बीच में कुछ और भी एग्रीमेंट आए। एक एग्रीमेंट आया गैट्स, ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। एक और एग्रीमेंट आया, उसका नाम था ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अलग अलग एग्रीमेंट अलग अलग चीजों के लिए बने। सबसे पहला मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गैट एग्रीमेंट, 1947 में गैट एग्रीमेंट साइन हुआ था और 1948 में लागू हुआ। जब ये सफल रहा, कई साल ये चलता रहा, तो फिर कुछ और भी एग्रीमेंट बनाए कि अब सर्विसेज में ट्रेड करना है तो सर्विसेज के लिए भी कोई एग्रीमेंट होना चाहिए,
तो ये 1989 के बाद के एग्रीमेंट हैं, ये दोनों 1989 के बाद के हैं। 1989-90 के आसपास ट्रिप्स साइन हुआ था। ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहे जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। और सर्विसेज का ट्रेड करना है तो उसके नियम कायदे, एक और एग्रीमेंट साइन हो गया, ये गेट्स। तो अलग अलग एग्रीमेंट बन गए। अब ये चलता रहा, पर जब संस्था WTO ही बन गई तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसमें सारा कुछ कवर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि WTO के बनने के बाद अलग अलग एग्रीमेंट की जरूरत, WTO के अंदर सब समा गए। WTO जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ये सब उसका हिस्सा हो गया, पर WTO बाद में बना। ठीक, अब सुनो ध्यान से। तो गेट एग्रीमेंट जब बना तो इसमें कुछ कंफ्लिक्ट वगैरह भी आए, कुछ डिफरेंसेस वगैरह भी आए। 1982 में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर कुछ डिफरेंसेस निकल के सामने आए। गेट की ही मीटिंग कंट्रीज के बीच में 1982 के आसपास मीटिंग हुई, जहां पर डिफरेंसेस थोड़े निकल के आए कि गेट सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो गेट एग्रीमेंट 1947 में बना और लगातार तब से मीटिंग चलती रही। 1947 से ही मीटिंग चलती रही, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, मीटिंग लगातार चलती रही। 1986 में एक मीटिंग हुई उरुग्वे में। 1986 में मीटिंग हुई उरुग्वे में, और 1982 में एक बैठक हुई थी, वहां पे डिफरेंसेस थोड़े से निकल के आया कि गेट सिस्टम में कुछ कमियां हैं। ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं और जो प्रॉब्लमेटिक है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो 1982 में जो डिफरेंसेस वगैरह सामने आए, जो कमियां निकल के सामने आई, वो थोड़ी बढ़ गई और चर्चा बढ़ गई। तो 1986 में उरुग्वे में मीटिंग हुई। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है उरुग्वे। अब ये डिस्कशन जो उरुग्वे में आया, यहाँ बहुत डिटेल डिस्कशन शुरू हुए कि कैसे हमें गेट को रिफॉर्म करना है, क्या सुधार करने हैं, कैसे इसको और मजबूत बनाना है, कैसे इसकी कमियों को दूर करना है। तो गेट सिस्टम में इंप्रूवमेंट वगैरह कैसे करना है, उरुग्वे सिस्टम बहुत डिटेल में हुआ, बहुत डिटेल डिस्कशन हुए। अब ये उरुग्वे वाला ही डिस्कशन आगे बढ़ते 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 मीटिंग होती गई, और फिर 94 में 1994 में मीटिंग हुई। अफ्रीका का एक कंट्री है मोरक्को, उसका एक शहर है मर्राकेश, यहां मीटिंग हुई। तो ये 8 साल का समय डिस्कशन होता रहा कि गेट में कैसे रिफॉर्म किए जाए, गेट की कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो उरुग्वे से जो डिस्कशन शुरू हुआ था, और भी जगह बैठ के होती गई, और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ा के मर्राकेश में फाइनली 1994 में एग्रीमेंट साइन हो गया, मर्राकेश एग्रीमेंट, और तय हो गया कि WTO जैसी संस्था बनानी है। WTO was established 94 में। तो 1986 में जो डिस्कशन शुरू हुआ, 94 में जाकर फाइनल कंक्लूजन निकला कि मर्राकेश एग्रीमेंट साइन किया जाए। मोरक्को में मर्राकेश एग्रीमेंट was signed and WTO was established. WTO was established. क्लियर है? तो ये जो समय है 1986 से लेके 94 तक का डिस्कशन, इसी को नाम दे दिया गया उरुग्वे राउंड। इसका मतलब ये नहीं कि 8 साल तक उरुग्वे में बैठे रहे, इसका मतलब ये है कि उरुग्वे से जो बात शुरू हुई थी उसका कंक्लूजन 8 साल बाद मर्राकेश में निकला, तो इसको उरुग्वे राउंड कहते हैं। इस टाइम पीरियड को उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन कहते हैं। क्या मैं ये समझा पाया? तो गेट जब बना उसमें समय समय पर मीटिंग होती रहती थी कि गेट में क्या कमियां हैं, क्या रिफॉर्म करने हैं। तो 1982 में चर्चा जो हुई कि गेट में रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें कमियां हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो 1986 की मीटिंग उरुग्वे में जाके तय हो गया कि एक रूपरेखा कि क्या हमें करना, लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। तो उरुग्वे में शुरू हुआ डिस्कशन 8 साल तक मर्राकेश में जाके फाइनल कंक्लूजन निकला मोरक्को में, और ये 8 साल के डिस्कशन को नाम दिया गया उरुग्वे राउंड। राउंड मतलब उस समय, उतना टाइम। तो ये 8 साल का डिस्कशन का टाइम पीरियड इसे कहा जाता है उरुग्वे राउंड। और मर्राकेश में ही 94 में एग्रीमेंट साइन हो गया और तय हो गया WTO बनना। यहीं पर WTO फाइनल हो गया कि WTO जैसी संस्था चाहिए।
अब अलग अलग एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, गैट्स, ट्रिप्स, अलग अलग एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सब समझ आएगा। वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, गैट्स, ट्रिप्स, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो WTO एक कंप्रेहेंसिव, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो ट्रेड रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को डील कर ले। जैसे गैट में डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म नहीं था, अगर दो कंट्री के बीच में ट्रेड के लिए कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसके सेटलमेंट का मैकेनिज्म गैट में नहीं था, पर WTO में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला ट्रिप्स का जो पार्ट था वो WTO में शामिल है, ठीक। तो WTO एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दे, कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो उनका सेटलमेंट भी करे, तो WTO बना। अब WTO 94 में बन गया, पर WTO प्रभाव में, लिखो मत, वहां नोट्स में लिखा है, समझो पहले। ये बन तो गया 94 में, पर विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम, लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 1995 से ये लागू हो गया। तो क्या हम कहें कि WTO सक्सेसर है गैट का? गैट ही रिप्लेस होकर और मॉडिफाई, अपग्रेड होकर WTO बना। क्या ये कह सकते हैं कि WTO सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है किसका? गैट का। गैट सिस्टम को ही मॉडिफाई करके, अपग्रेड करके और बड़ा बना के WTO का रूप दिया गया था। क्या ये बात से आप एग्री करते हैं? नहीं। देखो, जानकारी अगर रहेगी तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, रटना नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता, नॉलेज होगी आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 1 जनवरी 1995 को ये बना। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर अभी तक 166 कंट्री इसके सदस्य हो चुके हैं, 166 कंट्री अभी तक मेंबर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया स्टार्टिंग से मेंबर है, यहाँ 166 कंट्री मेंबर हैं, स्टार्टिंग से ही इंडिया मेंबर है। और करंट अफेयर में पूछ देगा 166 मेंबर WTO में कौन शामिल हुआ है? तिमोर लेस्ते। तिमोर एक कंट्री है, तिमोर लेस्ते 2024 में वो इसका अंतिम मेंबर शामिल हुआ है, 166 नंबर। और यहाँ पर हेड होती हैं डायरेक्टर जनरल। पहली बार अफ्रीकन पर्सन कोई और पहली महिला, अफ्रीका से कोई और पहली महिला यहाँ हेड बनी है, नगोजी ओकोंजो इवियाला उनका नाम है। दोबारा लिख नहीं रहा हूं मैं, PDF में लिख दिया है, नगोजी ओकोंजो इवियाला। पहली बार को डायरेक्टर जनरल अफ्रीका की तरफ से और पहली महिला यहाँ हेड बनी है, डायरेक्टर जनरल। हर 2-2 साल में इनकी मीटिंग भी होती है। 2024 की मीटिंग WTO की हुई थी आबू धाबी, UAE में। तो पहले यहां तक की बात देख ले PDF में, फिर आगे बढ़े। इतना पहले देख लें। देखो, जो मैंने समझाया PDF में देखते चलिए। WTO 1 जनवरी 1995 को प्रभाव में आया। देखो लिखा है मैंने, इट केम इनटू इफेक्ट। इफेक्ट में कब से आया है? 1 जनवरी 95 से। ब्रैकेट में लिख दिया। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 94 में मर्राकेश एग्रीमेंट के द्वारा। तो 1 जनवरी 95 से कामकाज शुरू हुआ है और एस्टेब्लिश हुआ था 94 में मर्राकेश एग्रीमेंट के द्वारा, जो मोरक्को में साइन हुआ था। और ये गैट को रिप्लेस करके बना। 1948 से जो गैट सिस्टम चला आ रहा था उसी को मॉडिफाई, रिफॉर्म करके WTO बना। तो गैट सिस्टम को रिप्लेस करके WTO बना, गैट जो कि 1948 से चल रहा था। फिर रिपीट करें, 1 जनवरी 1995 से WTO प्रभाव में आया, मर्राकेश एग्रीमेंट के द्वारा 94 में बना था, और गैट 1948 में क्रिएट हुआ था, उसको रिप्लेस करके बना WTO। अगला पॉइंट, WTO का जो हेडक्वार्टर है, वो जो बिल्डिंग है उसका नाम है सेंटर विलियम रपार्ड। जो हेडक्वार्टर है वो ये है, सेंटर विलियम रपार्ड बिल्डिंग का नाम है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। तो WTO के हेडक्वार्टर जो है उसको कहते हैं सेंटर विलियम रपार्ड, ये उसका नाम है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टोटल मेंबर इसके कितने रहे? 166 कंट्री मेंबर हैं। इंडिया WTO का मेंबर है 1 जनवरी 95 से ही, जब से WTO काम कर रहा है इंडिया तभी से इसका सदस्य है। और जब गैट हुआ करता था तब भी इंडिया उसका सदस्य था। 166 कंट्री टोटल आज मेंबर हैं। इंडिया WTO का मेंबर 1 जनवरी 95 जब से WTO बना तब से है।
गैट का भी मेंबर इंडिया रहा है 8 जुलाई 1948 से ही। 166 कंट्री, करंट अफेयर का क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ से कौन जुड़ा है? तिमोर लेस्ते। 166 नंबर कंट्री डब्ल्यूटीओ से जुड़ा है तिमोर लेस्ते। 30 अगस्त 2024 को ये जुड़ा है इससे। डायरेक्टर जनरल कौन है? मैंने बताया नगोजी ओकोंजो इवियाला। 7वीं डायरेक्टर जनरल है, जब से डब्ल्यूटीओ काम कर रहा है 7वीं डायरेक्टर जनरल है ये, और महिला पहली हैं। फर्स्ट वुमेन, और अफ्रीका से भी कोई पहला पर्सन, पहली महिला और अफ्रीका से भी पहली डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूटीओ में नगोजी ओकोंजो इवियाला। 2021 से कार्यभार संभाला है, 2025 में अगस्त में रिटायर हो जाएंगी, अगस्त में इनका टर्म पूरा हो जाएगा। तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवियाला 7वें डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूटीओ में 1 मार्च 21 को कार्यभार संभाला है। ये पहली महिला और पहली अफ्रीकन जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के पद पे काम कर रही हैं। इनका जो ऑफिस का टर्म है, समय 31 अगस्त 2025 तक है। डब्ल्यूटीओ का एम क्या है? डब्ल्यूटीओ किस उद्देश्य से बनाया गया? तो प्राइमरी पर्पस है विश्व व्यापार को लिबरल करना, ओपन करना, जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिले। प्राइमरी पर्पस क्या है? वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। अब ये कह सकते हैं, शॉर्ट में और बोलना है तो प्रमोशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, प्रमोशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, आप ऐसा कह सकते हैं, प्रमोशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड या टू बूस्ट ग्लोबल ट्रेड। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है प्रमोशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, उसको और ऑर्गेनाइज करना, उसकी समस्याओं को दूर करना, कंट्रीज स्मूथली व्यापार कर सकें, वर्ल्ड ट्रेड बढ़े, किसी प्रकार की समस्या हो तो बैठकर बात कर ली जाए, डिस्प्यूट का सेटलमेंट कर दिया जाए। तो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड के रूल्स वगैरह भी बनाता है, ग्लोबल रूल्स बनाता है व्यापार के। डब्ल्यूटीओ वो संस्था भी है जो ट्रेड के नियम भी तय करता है दुनिया में, वर्ल्ड ट्रेड के लिए नियम भी बनाता है। तो डब्ल्यूटीओ के कई एग्रीमेंट्स होते हैं, इसकी मीटिंग होती है, कई एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं, कंट्रीज उनको मेजॉरिटी कंट्री साइन कर देंगे तो मान लिया जाता है। डब्ल्यूटीओ की जब बैठकें होती हैं, कई एग्रीमेंट साइन होते हैं, व्यापार के बारे में नेगोशिएशंस होते हैं, अब सब मिलकर उस पर चर्चा करते हैं, मेजॉरिटी एग्री कर जाती है तो मान लिया जाता है, वो नियम बन जाता है। तो उद्देश्य क्या है कि ग्लोबल ट्रेड स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड फ्रीली हो पाए, विश्व व्यापार इजिली हो पाए, वर्ल्ड ट्रेड को बूस्ट मिले। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड के नियम भी बनाती है। यहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं, मेजॉरिटी कंट्री उनको साइन कर देते हैं तो मान लिया जाता है, जिससे व्यापार स्मूथली फ्रीली हो सके। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ में जितने मेंबर कंट्री हैं, अगर सारे मेंबर कंट्री का शेयर मिला लिया जाए तो विश्व व्यापार में 98% भागीदारी है, और ग्लोबल जीडीपी में भाई 166 कंट्री डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, तो डब्ल्यूटीओ के सारे कंट्री का मिला के अगर दुनिया में ट्रेड में शेयर निकाला जाए 98%, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी या व्यापार की अगर बात करोगे तो डब्ल्यूटीओ कितना बड़ा रोल प्ले करता है। डब्ल्यूटीओ के जितने मेंबर कंट्री हैं सबका अगर शेयर मिला लिया जाए तो ये 166 कंट्री मिलकर दुनिया का 98% ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जीडीपी शेयर करते हैं। इतना शेयर है इनका। क्या बिल्कुल फ्लो में सब कुछ समझ आ रहा है प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर एक दिमाग में इंफॉर्मेशन बन पा रही है, खाका बन पा रहा है कि लिखना हो ओरिजिनली तो हमारे पास सफिशिएंट डाटा है, जीरो लेवल से स्टार्ट होकर हम समझ पा रहे हैं? बताइए दिनेश। नेक्स्ट पॉइंट, तो डब्ल्यूटीओ के क्या काम होते हैं, उन चीजों को मैंने फाइनली 3 पॉइंट में समराइज कर दिया। फिर पूरी कहानी लिखने के बजाय शॉर्ट में अगर हम 3 पॉइंट लिखेंगे, डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूटीओ ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाता है, करेक्ट। यहाँ पे कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन होते हैं व्यापार को लेकर, करेक्ट। और अगर कोई डिस्प्यूट है व्यापार संबंधित मेंबर कंट्रीज वगैरह के बीच में तो उसका निपटारा भी यहाँ पर होता है, जो गैट में नहीं होता था। ट्रेड सेटलमेंट गैट में नहीं नियम था, यहाँ पर है।
ठीक। तो WTO काम क्या करता है, अगर आपसे कोई पूछ बैठे, आप ये 3 लाइन बोल सकते हैं। WTO का काम है, अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, WTO काम है वर्ल्ड ट्रेड रूल्स बनाना, नेगोशिएशन वगैरह ट्रेड रिलेटेड उनको करना, तो यहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ नेगोशिएशन होते हैं व्यापार के, और डिस्प्यूट वगैरह का सेटलमेंट यहाँ पर होता है। निर्णय कैसे होते हैं? मेजॉरिटी। WTO की मीटिंग होती है हर 2-2 साल में। हर 2-2 साल में WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जहां देश दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे मान लो वित्त मंत्री देशों के इकट्ठा हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह इकट्ठा हो गए, तो हर 2-2 साल में WTO की मीटिंग होती है जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यहाँ पे भी निर्णय लिए जाते हैं, और कंट्रीज के जो एम्बेसडर हैं, डेलीगेट्स हैं, वो भी टाइम टाइम पे मीटिंग होती है इसके हेडक्वार्टर में। टाइम टाइम पे हेडक्वार्टर में मीटिंग होती है, वहां भी निर्णय होते हैं। तो निर्णय कैसे होते हैं? जो भी मेजर डिसीजन WTO में होते हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर 2 साल में कम से कम एक मीटिंग होती है। एम्बेसडर, राजदूत हैं, उनके डेलीगेट्स हैं, ये लोग रेगुलरली जेनेवा में मीटिंग करते हैं और यहाँ पे निर्णय वगैरह लिए जाते हैं, व्यापार संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? किस तरह से WTO में स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा क्या है? WTO ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? WTO में एक तो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एक बॉडी ये है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको। एक बॉडी बनी हुई है, इसे कहते हैं जनरल काउंसिल। WTO के स्ट्रक्चर में क्या क्या ग्रुप बने हुए हैं? एक ग्रुप है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरह से होता है ना, तो WTO में एक तो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एक है जनरल काउंसिल, और एक है डायरेक्टर जनरल उसका ऑफिस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जनरल काउंसिल है, और एक है डायरेक्टर जनरल और उसका जो ग्रुप है। उसके अलावा कुछ काउंसिल और कमिटीज और भी होती हैं। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल, काउंसिल एंड कमिटीज। क्या लिखा है? WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सब बड़े निर्णय जो होते हैं वो यहां पर होते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। हर 2 साल में इसकी बैठक कराई जाती है, और इसके नीचे आती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बिलो आती है जनरल काउंसिल और कुछ काउंसिल कमिटीज। अगर हायरार्की पूछे, स्ट्रक्चर पूछे इसका, तो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो WTO का टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे आता है जनरल काउंसिल, और उसके नीचे कुछ काउंसिल एंड कमिटीज ये आते हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जनरली हर 2 साल में इसकी बैठक होती है, जहां कंट्रीज के मिनिस्टर्स वगैरह इकट्ठा होते हैं, वहां पे डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1995 में WTO प्रभाव में आया, और पहली मीटिंग हुई थी 1996 में सिंगापुर में। तो यहां मैंने पहली मीटिंग लिख दी है और लेटेस्ट वाली लिख दी है। लेटेस्ट वाली इसलिए कि करंट अफेयर में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि WTO की मीटिंग हाल ही में कहां हुई। तो 13वीं बैठक 2024 में अबू धाबी UAE में हुई है। तो पहली और लास्ट लिखी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस पर। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जहां देश दुनिया के मंत्री वगैरह की मीटिंग होती है, उसकी पहली मीटिंग 1996 में पहली बार सिंगापुर में, और 13वीं बैठक 2024 में अबू धाबी में हुई। जनरल काउंसिल क्या है? डे टू डे जो कामकाज होता है, रोजमर्रा का जो काम होता है, डे टू डे निर्णय करने होते हैं, वो जनरल काउंसिल में होते हैं। तो जनरल काउंसिल में 2 चीजें बताई। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO में, इसकी बैठक हर 2 साल में होती है, और रोजमर्रा के जो डिसीजन लेने हैं
डेली डेली जो निर्णय करने होते हैं, डे टू डे डिसीजन जो होते हैं, अब इनकी बैठक तो 2 साल में होती है, पर डे टू डे जो कामकाज है उसके लिए भी लोग चाहिए, तो वो जो डिसीजन है वो जनरल काउंसिल है वो करती है। तो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सारे बड़े निर्णय यहाँ होते हैं। तो बड़े निर्णय सब यहाँ होते हैं, और डे टू डे डिसीजन जो है वो जनरल काउंसिल करती है। अब आता है WTO में जो मेंबर कंट्री शामिल होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया। WTO का आर्टिकल नंबर 12, WTO का आर्टिकल नंबर 12, इसमें लिखा है कंट्रीज किस तरह से मेंबर बनते हैं। एक्सेशन का मतलब है कंट्रीज की एंट्री एज अ मेंबर। एक्सेशन शब्द का मतलब है कंट्रीज की एंट्री कैसे होती है एज अ मेंबर WTO में। तो WTO का आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि कोई कंट्री कैसे एंट्री करेगा WTO में। एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री होने के लिए उस कंट्री का जो इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज होनी चाहिए वो WTO से अलाइन करनी चाहिए। WTO के जो पॉलिसीज है उससे अलाइन करनी चाहिए। तो टू ज्वाइन द WTO ए गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग इट्स इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी इन लाइन विद WTO रूल्स एंड नेगोशिएट इट टर्म्स ऑफ एंट्री विद द WTO मेंबरशिप। तो किसी कंट्री को WTO का मेंबर होना है तो WTO के जो पॉलिसीज हैं उनसे अलाइन करता हो, और WTO की लाइन पर चले और WTO के नियम को माने, और जो कंट्रीज वगैरह हैं उनके साथ नेगोशिएशन वगैरह एग्रीमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो सिंपल बस ये है, किसी को WTO का सदस्य बनना है तो कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन होंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे, और WTO की पॉलिसी से अलाइन करना चाहिए, मैच करना चाहिए। WTO की फंडिंग कैसे होती है, दुनिया में जिस कंट्री का जितना ट्रेड का शेयर है, व्यापार में जिसका जितना शेयर है, वो उसी प्रपोर्शन में WTO को फंडिंग देता है। तो WTO को फंडिंग कहां से आती है, WTO कामकाज करता है, पैसा कहां से मिलता है, तो जो मेंबर कंट्री है वही पैसा देंगे, और कहां से आएगा, जो मेंबर कंट्री है पैसा वहीं से आएगा। तो WTO की जो इनकम है, जो पैसा है, वो कहां से आ रहा है, जो मेंबर कंट्री है वही पैसा देते हैं। और कैसे तय होगा कौन कितना पैसा देगा, क्या सब बराबर पैसा देते हैं, नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड में जिस कंट्री का जितना शेयर है, इंटरनेशनल ट्रेड में जिस कंट्री का कितना शेयर है उसी प्रपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट करता है। देख लो बात समझ आ गई या नहीं। तो WTO का जो इनकम वो मेंबर कंट्री ही फंडिंग करते हैं, और जिसका इंटरनेशनल ट्रेड में जितना शेयर है वो उतना कंट्रीब्यूट करता है, जिसका इंटरनेशनल ट्रेड में जितना शेयर है वो उतना कंट्रीब्यूट करता है। तो सब एक बराबर पैसा नहीं देते हैं, विश्व व्यापार में जिसका जितना शेयर उतना कंट्रीब्यूट करेगा। समझ आ गया, जिसका जितना शेयर व्यापार के अंदर उतना कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, जो बड़े कंट्री हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ WTO एंड GATT, जो मैंने बताया था GATT के बनने के बाद की पूरी कहानी वो यहां लिख दी है। WTO का प्रीकर्सर मतलब WTO से पहले हुआ करता था GATT, WTO का प्रीकर्सर GATT, और GATT का सक्सेसर WTO। WTO का प्रीकर्सर GATT और GATT का सक्सेसर WTO। सबसे ज्यादा अमेरिका ही करेगा ना, वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। द WTO प्रीकर्सर GATT, ये उसी समय 1944-45 के आसपास वर्ल्ड बैंक, IMF, ये संस्थाओं का भी गठन हुआ था। देखो वही सेम कहानी लिखी है। तो WTO के पहले GATT हुआ करता था, जो 1947 में 23 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। उस समय दुनिया में और भी कुछ चीजें बन रही थी, वर्ल्ड बैंक बना था, IMF बना था, और 1947 में GATT बना, 1948 में प्रभाव में आया, 1948 से 1994 तक GATT वर्किंग रहा। 1947 में GATT बना और 1948 से काम काज शुरू किया। 1948 से लेकर 1994 तक GATT चलता रहा, और फिर 94 में WTO से रिप्लेस हो गया। ठीक, तो फ्रॉम 1948 to 94 द GATT provided the rules for much of world trade and presided over period that saw some of the highest growth rate in international commerce।
It seemed well established, but throughout those 47 years, it was a provisional agreement and organization. तो गैट कोई परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं बनाया गया था। ये कह रहे हैं कि 1948 से 1994 तक गैट ने वर्ल्ड ट्रेड के लिए रूल्स दिए और इस रूल्स का फायदा भी हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ समय ऐसा रहा कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा आई, वर्ल्ड ट्रेड को बहुत फायदा मिला। तो 47 साल में गैट का योगदान रहा, पर यह परमानेंट सिस्टम नहीं था, ये एक प्रोविजनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था। जो मैंने बताया, समझ आ गई बात? एक सिस्टमैटिक व्यवस्था नहीं थी, वो डब्ल्यूटीओ के रूप में आई। तो फ्रॉम 1948 टू 94 गैट ने वर्ल्ड ट्रेड में कुछ रूल्स वगैरह दिए और कुछ समय तो ऐसा रहा कि दुनिया में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रही। गैट के अकॉर्डिंग जो कामकाज हुआ उसका फायदा मिला। 47 साल के समय में काफी फायदे गैट के द्वारा हुए, पर तो भी ये एक प्रोविजनल सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम नहीं। गैट का 40वां वर्ष था, जब गैट को बने हुए जब 40वां वर्ष था, तो गैट मेंबर्स ने कंक्लूजन निकाला कि अब हमें एक फुल फ्लेज व्यवस्था बनानी चाहिए और ये दबाव पड़ रहा है इस पर। गैट सिस्टम समय के साथ उतना इफेक्टिव शायद ना रह पाए। जिस तरह से दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके लिए हमें फुल प्रूफ और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। शायद गैट उस चीज को संभाल ना पाए। तो 40वीं एनिवर्सरी जब गैट की थी 1987-88 के आसपास, तो गैट में जो मेंबर सदस्य थे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, गैट पे स्ट्रेन पड़ रहा है, ये प्रेशर में है और इसको सिस्टमैटिक बनाया जाए। तो इसके जवाब में उरुग्वे में मीटिंग हुई। 1986 के आसपास ही एक डिस्कशन हुआ था। 87-88 में लगभग इसको 40 साल पूरे हो रहे थे, 40 साल इसके पूरे होने वाले थे। तो वही डिस्कशन जब कंट्रीज के बीच चल रहे थे कि 87 में 40 साल पूरे हो रहे हैं और जैसे ग्लोबलाइजेशन दुनिया का हो रहा है, गैट सिस्टम को और इफेक्टिव बनाना है और फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए। तो उरुग्वे में बैठक हुई थी 1986 में, और उरुग्वे में जो डिस्कशन शुरू हुआ, ये बिगेस्ट नेगोशिएशन है ट्रेड के बारे में। in the biggest negotiating mandate on trade ever agreed, उरुग्वे राउंड का मतलब है जो 8 साल चला। 1986 में शुरू हुआ, 94 तक चला। इसका मतलब ये नहीं कि उरुग्वे में बैठे रहे 8 साल, नहीं। ये डिस्कशन जो उरुग्वे से शुरू हुआ था, मर्राकेश तक चला था, उस टाइम पीरियड को उरुग्वे राउंड नाम दे दिया क्योंकि रिफॉर्म की शुरुआत उरुग्वे से हुई थी। तो 1986 में उरुग्वे में जो मीटिंग हुई, 8 साल का डिस्कशन चला, मर्राकेश में खत्म हुई बात। इसको 8 साल के टाइम पीरियड को उरुग्वे राउंड कहा गया। ये ट्रेड के बारे में सबसे लंबा नेगोशिएशन चला। तो इन द बिगेस्ट नेगोशिएटिंग मैंडेट ऑन ट्रेड एवर एग्रीड, द उरुग्वे राउंड टॉक्स एम टू एक्सटेंड द ट्रेडिंग सिस्टम इनटू सेवरल न्यू एरियाज, और नई नई चीजें भी इसमें जोड़ी गई, जैसे सर्विसेज में ट्रेड इन सर्विसेज। यहां पर जो डिस्कशन हुए उसमें ट्रेड इन सर्विसेज जोड़ा गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी व्यापार से जुड़ी एक जरूरी चीज है, उसको भी जोड़ा गया। तो मैंने बताया 2 नए एग्रीमेंट, गैट्स और ट्रिप्स। उरुग्वे में जब डिस्कशन शुरू हुआ तो फिर इसके बाद 1989 तक आते आते 95 तक आते आते कुछ नए नए एरियाज ट्रेड में जोड़े गए। तो ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सटेंड करके इसमें कुछ नए एरिया जोड़े गए, जैसे ट्रेड इन सर्विसेज, क्योंकि गैट तो खाली गुड्स ट्रेड को कवर करता था। गैट जो था वो गुड्स ट्रेड को कवर करता था, पर ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो सब नए नए एरिया ट्रेड में और जोड़ते गए। एंड टू रिफॉर्म ट्रेड इन द सेंसिटिव सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल वगैरह के क्षेत्र को भी शामिल किया गया, रिफॉर्म किए गए। ओरिजिनल गैट आर्टिकल्स जो थे उन सबको रिव्यू किया गया और अपडेट किया गया। गैट के अंदर जो चीजें थी उनको रिव्यू किया गया फिर से सारा कुछ, कि जो कमी है उनको ठीक कर दें। ये सारा होने के बाद फाइनल एक्ट जो है वो 15 अप्रैल 1994 को मर्राकेश एग्रीमेंट के रूप में फाइनल हुआ सारा कुछ। तो ट्रेड इन सर्विसेज के लिए गैट्स एग्रीमेंट आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रिप्स आया, गैट के सब आर्टिकल्स को रिव्यू किया गया, अपडेट किया गया। तो सारा काम का सब होके फाइनली डब्ल्यूटीओ के बनने का रास्ता साफ हुआ मर्राकेश एग्रीमेंट के द्वारा, जो 15 अप्रैल 1994 को साइन हुआ था। क्या समझ पाए पूरी बात? तो ये सारा डिस्कशन वगैरह होके फाइनल डब्ल्यूटीओ जो बनने की बात आई वो इस एग्रीमेंट से फाइनल हुआ, ये साइन हुआ।
और WTO 1 जनवरी 1995 से कामकाज शुरू हो गया। WTO का बनना ये बिगेस्ट रिफॉर्म माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म वर्ल्ड ट्रेड में यही माना जाता है WTO का बनना। क्या समझ पाए या नहीं? The WTO creation on 1st January 1995 marked the biggest reform of international trade। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा वर्ल्ड ट्रेड में रिफॉर्म माना जाता है WTO का बनना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ट्रेड का सबसे बड़ा रिफॉर्म है WTO का फॉर्मेशन। वेयर एज गेट डील करता था गुड्स में ट्रेड को, मैंने बताया गेट एग्रीमेंट गुड्स में ट्रेड को डील करता था, जबकि WTO सर्विसेज को भी कवर करता है और IPR को भी कवर करता है। गुड्स को तो करता ही है, गेट वाली चीजें तो WTO में है ही, पर गुड्स के अलावा सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी WTO कवर करता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसी बात को। और डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म गेट में नहीं होता था, वो यहां पर वो भी है। तो WTO का बनना 1 जनवरी 1995 से प्रभाव में आना, ये इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। गेट गुड्स के ट्रेड को डील करता था, जबकि WTO गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कवर करता है। और WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट की व्यवस्था जो नहीं थी, यहां पर प्रॉपर प्रोसीजर उसके लिए भी प्रावधान बना हुआ है। तो ये ज्यादा कंप्रहेंसिव है, ज्यादा कंप्लीट है, समय की जरूरत के अनुसार ज्यादा प्रॉपर, ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अब WTO बन तो गया, पर WTO की ही जो बैठकें कराई गई 1996 में सिंगापुर, 2001 में दोहा, तो WTO के बनने में भी भाई संस्था जब बनी तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले दिन ही सब कुछ हो गया। उसकी जो बैठकें होती रही, मीटिंग होती रही, तो WTO को और बेटर कैसे किया जाए, वर्ल्ड के कौन कौन से मेन एरियाज हैं ट्रेड के जो WTO जिन पर काम करे, ये सारी चीजों के लिए 2001 में एक बैठक हुई थी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा। तो WTO की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है, 96 में भी हुई थी। तो 2001 में एक बैठक कराई गई थी कतर की राजधानी दोहा में, जहां पे कुछ गोल्स तय किए गए जिनको नाम दिया गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, कि वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कोर एरियाज हैं जिस पर हम काम करें, उसको दोहा डेवलपमेंट एजेंडा नाम दिया गया। तो WTO की ही बैठक दोहा में हुई 2001 में, जहां पर कुछ सेट ऑफ गोल्स, सेट ऑफ रूल्स तय कर लिए गए, जिनको नाम दिया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, कि आने वाले समय में इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री जैसे राइजिंग इकोनॉमी है, जो राइजिंग इकोनॉमी है, डेवलप करने वाली अभी कंट्री है, उनके लिए भी ट्रेडिंग माहौल कैसे अच्छा बने, उनकी पोजीशन को भी कैसे सुधारा जाए ट्रेडिंग में। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या था, दोहा में मीटिंग हुई थी जहां पे कुछ गोल्स तय किए गए थे, उन सेट ऑफ गोल्स को नाम दिया गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। दोहा में 2001 में मीटिंग हुई जहां कुछ सेट ऑफ गोल्स तय किए गए, जिनको नाम दिया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, कि आने वाले समय में इस पे काम करना है। और वो टाइम जो 2001 से आगे जो इस पर काम हुआ, उस टाइम पीरियड को कह रहे हैं दोहा राउंड। तो 2001 में दोहा में मीटिंग हुई थी जहां पे कुछ सेट ऑफ गोल्स तय किए गए थे, ट्रेड को कैसे और बढ़ाया जाए, डेवलपिंग कंट्री के लिए भी कैसे स्थिति सुधारी जाए, डेवलपिंग कंट्री के कुछ कंसर्न है उनको भी रिजॉल्व किया जाए। तो दोहा मीटिंग में कुछ कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको इकट्ठे नाम दे दिया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, कि अब हमें आने वाले समय में काम करना है इस पर, इस एजेंडा पे काम करना है। तो 2001 से लेकर जब तक इस एजेंडा पे काम होगा, उस टाइम पीरियड को कहा गया दोहा राउंड। और ये उरुग्वे राउंड से भी लंबा चला। उरुग्वे राउंड तो 8 साल का टाइम था। उरुग्वे राउंड जो है वो तो 8 साल का समय था। 1986 में जो डिस्कशन शुरू हुआ था और वो 8 साल बाद मर्राकेश में WTO के बनने पे पूरा हुआ। उरुग्वे राउंड चला 8 साल, पर दोहा में जो मीटिंग की थी कि WTO आने वाले समय में काम कैसे करे, डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, उनकी भी सुनी जाए, उनको ट्रेड में शामिल कैसे करें। तो 2001 दोहा में जो मीटिंग हुई थी, जहां कुछ एजेंडा तय किए गए थे, जिनको दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कहा गया, कि आने वाले समय में हमें इस पे काम करना है।
तो 2001 से लेके जब तक इस पर काम हुआ है वो टाइम पीरियड दोहा राउंड है। तो ये दोहा राउंड जो है ये इससे भी लंबा समय चला। जब तक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पे काम हुआ है उस टाइम पीरियड को कहा गया दोहा राउंड। तो दोहा राउंड का ड्यूरेशन इससे भी ज्यादा रहा है कि डब्ल्यूटीओ को और स्ट्रेंथन किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड को और बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या होता था, डेवलप्ड कंट्री जो होते थे ना, अमीर देश, वो ट्रेड में मोनोपोली चलाते थे कि डेवलपिंग कंट्री की क्या औकात है कि हमारे आगे कुछ आंखें दिखाए। तो अमेरिका जैसे बड़े देश डेवलपिंग कंट्री को समझते नहीं थे और डेवलपिंग कंट्री को शिकायत थी, इंडिया चाइना ऐसे कंट्री विरोध करते थे। तो 2001 उसके बाद 2004-5 तक आते आते स्थिति सुधरी, इनकी भी सुनी जाने लगी। इंडिया चाइना ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि भाई हमारे साथ ट्रेड करना है तो हमारे भी नियम माने जाएं। और अमेरिका पहले अपनी मोनोपोली चलाते थे। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा से जो बात हुई 2005-4, वहां पे और मामला सिंपल होता गया, उनको भी सुना जाने लगा। आज की स्थिति ये है, इंडिया चाइना बड़ा रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, आप उनको इग्नोर करके काम नहीं चला सकते। अमेरिका ठीक है बहुत बड़ा मार्केट है, पर अमेरिका के अलावा इंडिया चाइना दोनों बड़े मार्केट हैं। लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, वहां व्यापार करना है, हमें भी अपना प्रोडक्ट बेचना है अमेरिका में और जगह, पर उनको ही बेचना है। पर पहले वो सुनते नहीं थे, एक तरफा वो निर्णय सुना देते थे, पर अब हमारी सबकी भी सुनी जाने लगी है यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में। तो ये सब रिफॉर्म किए गए, सुधार हुआ। एक नियम होता है डब्ल्यूटीओ में कि जो मेंबर कंट्री हैं डब्ल्यूटीओ में, क्या आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? आप बताओ, 166 मेंबर कंट्री हैं डब्ल्यूटीओ में, तो क्या डब्ल्यूटीओ किसी प्रकार का भेदभाव अलाउ करेगा? नहीं। तो एक यहां पे नियम होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन बड़े तौर पर मतलब है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। यू मस्ट ट्रीट ऑल द मेंबर इक्वली, आप सबको एक बराबर ट्रीटमेंट दें। पर कुछ एक्सेप्शन, स्पेशल केस कुछ हैं, जैसे कोई कंट्री की स्थिति सही नहीं है, सहायता के तौर पे आप कोई छूट दे रहे हो, ट्रेड में टैरिफ में आप कोई छूट दे रहे हो, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ स्पेशल कंडीशन में आप कुछ कुछ फायदे किसी कंट्री को दे सकते हैं, पर मोटे तौर पर भेदभाव नहीं हो सकता। पर आप किसी पुअर कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो तो वो भेदभाव थोड़ी, वो सहायता है। देखो, व्यापार के लिए भेदभाव करना गलत है, पर किसी की हेल्प करने के तौर पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है वो स्पेशल ग्राउंड पे अलाउड है। भाई रोड पर आप बताओ, अगर किसी को सहायता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हेल्प कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर कहीं पर आप कोई गलत इंटेंशन से आपको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो गलत है। पॉइंट क्या है, आप व्यापार में पार्शियलिटी करने के लिए भेदभाव कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा, पर हेल्प के तौर पे किसी कंट्री को सपोर्ट करने की बात है तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है। तो एमएफएन का मतलब वैसे है क्या, मोटे मोटे तौर पे बात होती है ट्रीटिंग अदर कंट्रीज इक्वली। पीपुल नहीं, यहां कंट्री होना चाहिए, पीपुल की जगह यहां पे कंट्री होना चाहिए, मेंबर कंट्री। तो जो मेंबर कंट्री हैं उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए मोटे मोटे तौर पर। अब जैसे मान लो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर तो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देने पड़ते हैं। जिसकी ज्यादा कमाई वो ज्यादा टैक्स देता है, कमाई नहीं है वो टैक्स नहीं देता। रिजर्वेशन दिया जाता है, तो एक तरफ लिखा है रेस, सेक्स, कास्ट, रीजन, इन क्षेत्र पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर पॉजिटिव वे में जो पीछे छूट गए उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऐसी ही कुछ बात है। तो मोटे तौर पर मतलब है डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सब मेंबर कंट्री के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। पर एमएफएन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन है, सहायता के तौर पर आप कर सकते हैं। ठीक, तो अंडर द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट countries cannot normally discriminate between the trading partner, grant someone a special favor and you have to do the same for all other WTO member। तो अगर आप किसी को एक कोई ट्रीटमेंट, एक कोई फेवर दे रहे हैं तो वो आपको औरों को भी देना पड़ेगा। अगर कोई फेवर आप किसी कंट्री को स्पेशल फेवर दे रहे हैं तो वो फिर आपको औरों को भी देना पड़ेगा। तो कोई कंट्री डिस्क्रिमिनेशन ना करे उसके लिए एक नियम बना दिया कि आप अगर कोई स्पेशल फेवर किसी को दोगे तो वो आपको औरों को भी देना पड़ेगा। तो एक दो को करना हो तो मान लो कम नुकसान है आप कर लोगे, पर सबको वो बेनिफिट देना पड़ेगा तो नुकसान होगा। भाई आपने किसी को एक ब्रेड का पैकेट दिया, एक दो लोगों को देना आप दे दोगे, पर अगर 150 लोगों को देना है तो आप अवॉइड करोगे। तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसको रोकने के लिए एक नियम बनाया
कि आप किसी एक कंट्री को फेवर कर रहे हैं तो आपको सबको फेवर करना पड़ेगा, नुकसान होगा तो आप खुद ही नहीं करना चाहोगे। इसका मतलब सबको बराबर ट्रीट करो, तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन। कुछ कुछ स्पेशल ग्राउंड दिए हुए हैं, फेवर आप कब कर सकते हो, ठीक। MFN इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी, और ये नियम गैट्स एग्रीमेंट में भी था, ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी था, ये इन सब में भी था। गैट्स, ट्रिप्स, इन सब में भी ये एग्रीमेंट शामिल था, पर इसका तरीका अलग अलग था, वो जरूरत नहीं है जानने की। तो कुछ एक्सेप्शन जहां पे आप किसी प्रकार का फेवर कर सकते हो, कुछ कुछ कंडीशंस, कुछ कुछ ग्राउंड्स दिए हैं जहां पर आप बेनिफिट कर सकते हो। कुछ स्पेशल ग्राउंड्स हैं जहां पर आप किसी डेवलपिंग कंट्री वगैरह को, किसी पुअर कंट्री वगैरह को बेनिफिट दे सकते हो, पर ये कुछ कंडीशंस हैं। पॉइंट समझ आ गया? कुछ कुछ कंडीशन, कुछ कुछ ग्राउंड्स हैं जब आप इस तरह के बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हो। ये रीड कर लेना, साफ साफ लिख दिया मैंने इधर। अब आता है ट्रिप्स। तो ट्रिप्स खुद भी WTO का पार्ट हो गया है, ट्रिप्स खुद भी WTO का हिस्सा है। क्या चीज है? द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स इंट्रोड्यूस द मोस्ट कंप्रहेंसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इनटू द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंटरनेशनल लॉ बनाया गया और कंप्रहेंसिव लॉ बनाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। ये होता क्या भी देखेंगे। द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ये बहुत कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है जो पहली बार बनाया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार कोई कंप्रहेंसिव लॉ बनाया गया था, उसका नाम था ट्रिप्स। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड, इन नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, in resolving trade dispute over intellectual property, and in assuring WTO member the support to achieve their domestic policy objective। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई आपकी नॉलेज या क्रिएटिव काम था आपके कंट्री का, उसको कोई चोरी ना कर ले, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात आए, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है उसके सेटलमेंट की बात आए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना चीज है वो सब ट्रिप्स में कवर हो जाता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड के लिए क्यों जरूरी है, अब मैं इसको बताता हूं। देखो, आपने कोई इनोवेशन किया, आपके कंट्री ने कोई इनोवेशन किया, मान लो AI की फील्ड में आपके कंट्री ने कोई बड़ा काम किया, और जो वो काम हुआ है आपने उसका पेटेंट करा लिया। टेक्नोलॉजी वाला कोई काम होता है ना, उसका पेटेंट कराया जाता है। आपके यहाँ कोई फिल्म बनी, कोई म्यूजिक बना, कोई किताब लिखी गई, उसका IP होता है कॉपीराइट। कोई आपके यहाँ बिजनेस का सीक्रेट है, उसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। कंपनी पूरी कोशिश करती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने की कि और लोग ना जान पाए। किसी जगह का कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको कोई कॉपी चोरी ना कर ले, गलत नाम से ना बेचने लगे कॉपी करके, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कुछ प्लांट की वैरायटीज होती हैं स्पेशल, यूनिक है आपके यहाँ का। इंटीग्रेटेड सर्किट, IC वगैरह आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। कोई आपकी कंपनी का लोगो है, ट्रेडमार्क। अब मान लो आपने बड़ी मेहनत से कोई फार्मूला तैयार किया और दूसरा उसको चोरी कर ले। इतने साल की मेहनत से आपने कंपनी बनाई, आपने फार्मूला बनाया, दूसरे ने इसे कुछ दिन में कॉपी कर दिया, वही बेच रहा है। तो चोरी केवल कहने की, सोने की, पैसे की नहीं होती, आपके टेक्नोलॉजी और आइडियाज की भी चोरी है, इन चीजों की भी चोरी हो सकती है। तो इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल, आपने अपनी बुद्धिमत्ता से जो चीजें तैयार की हैं, वो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। तो इन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ऐसे ही कंट्रीज के बीच में अगर कोई मान लो फॉक्सवैगन कंपनी है और उसी कार का डिजाइन यहां भी लोकल कंपनी ने बना दिया, तो IP का वायलेशन है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में IP वगैरह का कोई डिस्प्यूट है, उसके रिजोल्यूशन का प्रावधान भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उसके भी नियम है। कंट्री अपने यहाँ IP रूल्स बनाए, उसमें भी ट्रिप्स एग्रीमेंट सपोर्ट करता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो WTO एग्रीमेंट ट्रिप्स वाला जो है, ये पहली बार एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी, एक कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट बना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर, सेफ करना,
सिक्योर प्रोटेक्ट करना, कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना, ये सारी चीजों को ये कवर करता है। तो कोई इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए जो आईपी का दायरा सारी चीजें हैं उनको ये कवर करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये चीजें व्यापार से भी तो कनेक्ट हो रही हैं, आपका कोई इनोवेशन है, आपकी कोई टेक्नोलॉजी है, आपकी कंपनी चल रही है, तो अगर कोई चोरी कर लेगा तो ट्रेड को अफेक्ट नहीं करेगा ये। तो व्यापार से जुड़ा हुआ, आईपी व्यापार से जुड़ी हुई चीज है, आईपी व्यापार को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक तरीके से। तो आईपी ट्रेड के लिए भी जरूरी है, इसलिए ट्रिप्स एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ का हिस्सा है। अगर आपका फार्मूला या इस तरह की चीजें चोरी हो जाए तो रातों रात कंपनी खत्म हो जाएगी और इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा देश की। तो ये आईपी को बचाना ये ट्रेड के लिए ये भी जरूरी है, ट्रिप्स में ये कवर होता है। तो उरुग्वे राउंड जब हुआ था, उरुग्वे राउंड चला था 1986 से 94 तक, 1989-90 के आसपास ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हुआ था। डब्ल्यूटीओ उस समय बना नहीं था, पर ट्रिप्स एग्रीमेंट तैयार हो गया था। तो जब डब्ल्यूटीओ बना तो उसी के अंदर मर्ज कर दिया गया। ट्रिप्स जो एग्रीमेंट था ये 1989-90 में इस समय ये बना था, और डब्ल्यूटीओ जब बना तो उसी के साथ इसको जोड़ दिया गया। तो ट्रिप्स वाज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1989-90 के बीच ये आया था और फिर ये डब्ल्यूटीओ का हिस्सा हो गया। स्पेसिफिकली ट्रिप्स रिक्वायर डब्ल्यूटीओ मेंबर टू प्रोवाइड कॉपीराइट वाला ऑथर, मूवी, सॉन्ग, इन सबको कवर करता है। देखो लिखा ना, साउंड रिकॉर्डिंग, बुक ऑथर, परफॉर्मर, ब्रॉडकास्टिंग, कोई सीरियल कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो भी कॉपीराइट होता है, ये सारा आपका कॉपीराइट के अंदर आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई, कहीं का कोई फेमस प्रोडक्ट है वो जीआई में कवर होता है। कोई डिजाइन आपने बनाया है स्पेशल, किसी किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, जैसे मार्शल का स्पीकर है, उसके डिजाइन को देख के आप समझ जाओगे मार्शल का है, लोगो ना भी लगाओ। तो डिजाइनिंग, कोई जूते का स्पेशल डिजाइन है, टीवी का डिजाइन है, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन भी इसमें आ जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ये भी आईपी में आ जाती है। पेटेंट, पेटेंट के लिए मेन बात है, पेटेंट उन चीजों का होता है जो कोई नया इन्वेंशन हो, कोई नया इन्वेंशन हो और जिसका इंडस्ट्रियल यूज हो। हर चीज पेटेंट नहीं होती, आप किताब का पेटेंट थोड़ी कराते हो, किताब वगैरह का कॉपीराइट होता है। पेटेंट के लिए जरूरी है नया इन्वेंशन हो, नया इन्वेंशन हो और उसका इंडस्ट्रियल यूज हो, उसका इंडस्ट्रियल यूज हो, पेटेंट के लिए कंडीशन होती है ये। टेक्नोलॉजी जहां इन्वॉल्व है, बेसिकली पेटेंट वहां दिया जाता है जहां टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो न्यू इन्वेंशन है और इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जहां पर इन्वॉल्व होगी। तो पेटेंट मेनली टेक्नोलॉजी वाली चीजें में दिया जाता है, टेक रिलेटेड होता है, टेक और इनोवेशन। उसके अलावा प्लांट वैरायटी, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, ये सारा आपका, ट्रेड सीक्रेट, ये सारा आपका आ जाता है आईपी में। जैसे मान लो आपकी कंपनी में क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है, वो भी लीक नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी कितना कोई टेंडर फाइल करने जा रही है, कोई रिकॉर्ड है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सारा डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट में आ जाता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट में आ जाता है। ये सब आईपी में प्रोटेक्टेड होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये सब प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ट्रिप्स जो है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसीजर, रेमेडी क्या है, अगर वॉयलेशन होता है तो उसका निदान क्या होगा, डिस्प्यूट कैसे निपटेगा, आईपी रिलेटेड सारा इसमें प्रावधान है। ट्रिप्स जो है कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट है, जो प्रोसीजर, इसका रेमेडी, डिस्प्यूट, ये सारी चीजों को कवर कर लेता है। तो आईपी रिलेटेड प्रोटेक्शन की बात आएगी, ट्रिप्स उन सारी चीजों को टेक केयर करता है। क्या मैं ये समझा पाया या नहीं? तो यहां तक हमारी बात हो गई ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स। क्या ये क्लियर है या नहीं, पहले ये बताइए। स्पीड तेज तो नहीं है, चीजें समझ आ रही हैं? यहाँ मैं पॉज ले रहा हूँ 1 मिनट, पहले यहाँ तक बता दो, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो, रिपीट करना हो तो मुझे बताओ, कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट,
अब एक टॉपिक है आपका, सिलेबस में देखना है कि टॉपिक दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, अंत्योदय एंड स्वदेशी इन रूरल डेवलपमेंट। एक ये कंसेप्ट दिया हुआ है, सर्वोदय, अंत्योदय एंड स्वदेशी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वोदय। देखो ये बेसिकली एथिक्स वाला पार्ट है, फिलोसफी और एथिक्स का पार्ट है ये। एथिक्स फिलोसफी का ही एक हिस्सा है। तो फिलोसफी में गांधीयन फिलोसफी, दीनदयाल उपाध्याय की फिलोसफी, यहां से ये टॉपिक लिया गया। सर्वोदय और स्वदेशी, यहां पे हम गांधीयन फिलोसफी की बात करेंगे। अंत्योदय में हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय की फिलोसफी। यही क्वेश्चन है। लिखेंगे किस तरीके से मैं बता रहा हूं, एक एक करके तीनों बताऊंगा। सर्वोदय अलग से, अंत्योदय अलग और स्वदेशी अलग। क्या रिलीवेंस है इंडिया के कंटेक्स्ट में, समाज के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये फिलोसफी बहुत रिलेवेंट है। तब भी थी और अभी भी है। इनके बिना हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल नहीं पाएंगे। ये फिलोसफी जरूरत है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज मतलब पीछे रह गए, जो वीक सेक्शन है, उनको आगे लाना जरूरी है। नहीं तो सोसाइटी में गैप बहुत हो जाएगा, और गैप बहुत हो जाएगा तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। आगे जाके प्रोटेस्ट, वायलेंस, इस तरह की घटनाओं से हम बच नहीं पाएंगे। सोसाइटी में अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा या डिवीजन की पॉलिटिक्स होगी, तो कुछ लोग तो भुखमरी की नौबत में आ जाएंगे और कुछ जो है मजबूरी में वायलेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। कंट्रीज ओवरऑल ग्रो नहीं कर पाएगा। केवल 10% लोगों का विकास कंट्री का विकास नहीं है। एक समावेशी विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम। और गांधी जी तो कहते ही थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी, देखो अंग्रेज हम पे जो शासन करते थे, अंग्रेजों ने हमको 8 तरीके से गुलाम बनाया हुआ था। और उस समय लोगों को लगता था, काफी बड़ा एक वर्ग था जिनको लगता था कि अंग्रेज हमारा वेलफेयर कर रहे हैं, या ट्रेन चला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस खोल रहा है, कि वो हमारा डेवलपमेंट कर, नहीं, वो प्योर बिजनेस कर रहे थे। जैसे वो क्या कर रहे थे, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के, और वो सिर्फ इकोनॉमी फायदा ले रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और कुछ कुछ वेलफेयर प्रोग्राम चलाते थे जिससे लोग उसमें उलझे रहे, लोगों को लगे कि ये डेवलपमेंट करने आए हैं, और उस डेवलपमेंट की आड़ में वो करते थे एक्सप्लॉयटेशन। तो गांधी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों को एक्सपोज किया। सन 1900 तक अगर मैं बात करूं, अगर उस समय के बड़े नेता चुनाव लड़ जाते इंडियन, और एक अंग्रेज विरोध में खड़ा हो जाता, काफी चांस थे कि अंग्रेज चुनाव जीत जाता। इतना बड़ा मास अंग्रेजों का भी सपोर्टर था। तुम सोचो, अंग्रेज तो मुट्ठी भर लोग आए थे, और जो लोग अंग्रेज यहाँ वायलेंस करते थे, जनता को मारते पीटते थे, यहीं के लोगों को तो पुलिस में भर्ती करते थे। जो अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ वायलेंस करते थे, लोगों को दबाते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इंडियन लोग ही तो सर्विस देते थे अंग्रेजों को। उनके लिए काम काज करना, उनकी पुलिस में भर्ती, इंडियन को एक्सप्लॉयट करता था। तो गांधी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि तुम धोखे में हो, अंग्रेज तुम्हारा वेलफेयर करने नहीं आए हैं, वो तुम्हारा यूज कर रहे हैं, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कर रहे हैं। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो गांधी ने कहा 1930 में कि तुम सिर्फ नमक बना के देख लो। तुम्हारा देश है, तुम्हें लग रहा है अंग्रेज वेलफेयर के लिए आए हैं, तुम केवल दांडी यात्रा जो थी, कि तुम केवल जाके नमक का कानून तोड़ के देख लो, मुट्ठी भर नमक नहीं बना सकते। और जब लोगों ने ट्राई किया, गांधी जी गए और 78 लोग उनके पीछे और गए साथ। नमक मुट्ठी भर बनाने में ही अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया, कई लोगों के सर फट गए, और पूरी दुनिया में मैसेज किया गया कि इसका मतलब एक नमक तक अपने देश में लोग नहीं बना पा रहे। तो लोगों में एक भावना राष्ट्रभक्ति की जगी कि हम अपने ही देश में हम गुलाम है, इसका मतलब हम अपनी इच्छा से एक मुट्ठी नमक तक नहीं बना सकते। इसका मतलब गांधी जो बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमें गुड फील करा रहे हैं, जबकि रियल इंटेंशन वेलफेयर की नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की है। तो गांधी के गांधी से बड़ा योगदान, देखो सबका योगदान है आजादी में, पर गांधी का योगदान को आप कम नहीं कर सकते। पर आजकल ट्रेंड क्या है, व्हाट्सएप को देख के, कहीं सुनी बातों को देख के, जब तक गांधी को पढ़ोगे समझोगे नहीं, तब तक गांधी को आप जान ही नहीं सकते। वही व्हाट्सएप का ज्ञान घूमता रहेगा। गांधी के बारे में अगर जानना चाहो तो यूट्यूब पे 2 वीडियो पड़े हैं मेरे, या आप लोगों के हिस्ट्री के फोल्डर में देखोगे, उसमें भी डाला हुआ है मैंने 2 वीडियो, भारत और गांधी करके लिखा है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2। अगर गांधी के बारे में वाकई जानने में इंटरेस्ट है तो वो 2 वीडियो देख सकते हो, काफी चीज समझ आ जाएंगी। और गांधी अंग्रेजों का विरोध करते थे तो वो हर तरह से विरोध करते थे। वो कहते थे कि गुलामी से आजादी पानी है तो पूरी आजादी पानी है, पूरी तरह से गुलामी से आजाद होना है।
और ये तुम पे रूल कर भी रहे हैं, नॉन वायलेंट तरीके से विरोध करना है और मानसिक रूप से फ्री हो जाओ। मानो ही मत कि तुम्हारे ऊपर ये रूल कर रहे हैं, तुम फ्री मानो अपने को, ये अपने आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। गांधी की नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष। वो एक स्ट्रगल करते थे, अंग्रेज डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, वो रोक देते थे कि अंग्रेज वायलेंस करने आ रहे हैं, फिर कुछ रेस्ट लेके फिर दोबारा स्ट्रगल करते थे, अगला मूवमेंट जो पिछले वाले से बड़ा होता था, जिस वजह से ज्यादा मास जुड़ता था उनके साथ। वो पूरा मैंने गांधी वाले लेक्चर में बताया हुआ है, तो पूरा वो रिपीट नहीं कर रहा हूं। फिलहाल सर्वोदया, गांधी जी की एक फिलॉसफी सर्वोदया मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, कुछ लोगों का वेलफेयर, पूरे देश का वेलफेयर नहीं है। और भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वो कभी शक्ति के सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे, उनका पॉइंट था डिसेंट्रलाइजेशन, कि पावर जो है वो नीचे के स्तर पे बटे, गांव गांव के लेवल तक पावर, पंचायत सिस्टम वगैरह जो है कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी का हिस्सा है, कि रूरल एरिया में भी मतलब लोअर लेवल पर भी लोगों को मजबूती मिले, स्ट्रेंथन किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, पावर कुछ ही हाथों में सीमित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में डिक्टेटरशिप की तरफ ना चले जाएं। तो पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, केंद्र के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, फिर ग्रामीण लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन उनका कंसेप्ट था। गांधी और टैगोर अच्छी दोस्ती भी थी, सम्मान भी करते थे, पर एक दूसरे का कुछ कुछ बातों में विरोध भी करते थे। जैसे कुछ बड़े बड़े नेता वेस्ट को कहते तो थे कि वेस्ट भाई गलत कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, पर वेस्ट की कुछ चीजों से प्रभावित थे। वेस्ट की शिक्षा, वेस्ट की टेक्नोलॉजी, मशीन, उसका बड़ा प्रभाव था उन लोगों पे। गांधी कहते थे सब भ्रम है, ना इनकी मशीन, ना इनकी नौकरी, ना इनकी शिक्षा, ना इनकी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं, हमारा अपना होना चाहिए, नहीं तो हम इन पे आजाद होकर भी इनके गुलाम बन जाएंगे। तो गांधी जो 8 चीजों से आजादी की बात करते थे, उसमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, इनकी नौकरी, हर चीज से आजादी की बात करते थे, कि इनसे पूरी तरह डिस्कनेक्ट। कुछ लोग इनसे एग्री नहीं करते थे, वो कहते थे टेक्नोलॉजी वेस्ट की अच्छी है, वहां से ले लो, शिक्षा ले लो। तो गांधी कहते हैं स्वदेशी, कि इन पे नहीं डिपेंड करना है, पूरा सब कुछ अपना सिस्टम डेवलप करें, इनसे पूरी तरह से फ्रीडम, नहीं तो कहीं ना कहीं हम इनके पपेट बन जाएंगे भविष्य में जाके। तो उनकी एक नीति थी सर्वोदया, एक एक करके देखो। तो सर्वोदया क्या है? सर्वोदया एक संस्कृत टर्म है, इसका सर्व 2 शब्दों से मिलकर बना, एक है सर्व, सर्व का मतलब ऑल, कई बार आप सुनते हो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्व मतलब ऑल, और उदय मतलब राइज, अपलिफ्ट या वेलफेयर। तो दोनों शब्दों को मिला के बात बनेगी, सर्वोदया का मतलब है सभी का कल्याण, सर्वजन हिताय, सभी का कल्याण, सर्वोदया। तो सर्वोदया शब्द का अर्थ है सभी का कल्याण होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सभी का उदय हो, सभी आगे बढ़े। गांधी जी एनविजन्ड सर्वोदया एज द टोटल वेल बीइंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो गांधी जी कहते थे सर्वोदया का मतलब सभी का विकास होना चाहिए, कोई भी छूट ना जाए। मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, वीक सेक्शन जो है, जब तक वहां तक विकास नहीं उनका करेंगे, तब तक ये नहीं माना जाएगा। गांव गांव तक विकास पहुंचे, हर व्यक्ति ग्रो करे, तब उसका सही मायने में डेवलपमेंट है। भारत में इतनी इनकम डिस्पैरिटी है, इतना गैप है रिच पुअर के बीच में, 10% लोग 90% से ज्यादा वेल्थ लेके बैठे हैं, और बाकी 90% 10% में नहीं पड़ गए। तो देश का विकास थोड़ी हुआ, कुछ लोगों का विकास हुआ, फिर तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो सर्वोदया एज द टोटल वेल बीइंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इनकम्पासिंग रिलीजियस, मोरल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन फॉर होलिस्टिक पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। तो गांधी कहते थे धार्मिक ऐसा धर्म नहीं जो धोखे में लोग धर्म बोलते हैं, धार्मिक काम तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो वो अपने धर्म को पहले डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं कहता दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना। हम किसी के भी धर्म को भला बुरा कह रहे हैं, इसका मतलब पहली डिसरिस्पेक्ट हम अपने रिलीजन की कर रहे हैं। गांधी के लिए धर्म का मतलब अलग था। तो रिलीजियस, मोरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मतलब हर तरीके का डेवलपमेंट जिससे पर्सनल ग्रोथ भी हो सके और सोसाइटी का ग्रोथ भी हो सके। पर गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है? महात्मा गांधी बोल रहे हो, अब वो एक ऐसे व्यक्ति जो संत और राजनेता दोनों मिला के देखते हैं। जब लोग उनके पॉलिटिकल डिसीजन की बात करते हैं तब उनको संत मान के ट्रीट करते हैं,
और जब उनको कोई महात्मा के तौर पे कोई स्टेटमेंट देखते हैं तब उनको एज अ पॉलिटिशियन ट्रीट करते हैं। धोखा लोग यहाँ खाते हैं। एक व्यक्ति जो महात्मा की तरह भी जीवन यापन किया और पॉलिटिक्स से भी इन्वॉल्वमेंट रहा, हालांकि खुद तो पीएम राष्ट्रपति कुछ नहीं बने, ठीक, पर लोग मिस इंटरप्रेट यहाँ करते हैं। जब उनको महात्मा की तरह देखेंगे तब पॉलिटिक्स घुसा देंगे बीच में, और जब पॉलिटिशियन के तौर पे देखेंगे तो महात्मा की तरह ट्रीट करेंगे। जिस समय जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस समय वो निर्णय उस एंगल पे देखना चाहिए, दूसरे पे नहीं। जब मैं एज अ टीचर हूं तो आप सोचोगे सर पर्सनल लाइफ में कैसे रहते होंगे, और जब पर्सनल लाइफ पे बात करोगे तब मुझे एज अ टीचर देखोगे। मतलब मैं अगर मान लो एक भाई के तौर पे, एक पिता के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, अलग अलग जगह अलग अलग मेरा अपना जो रिप्रेजेंटेशन होगा। हर कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता, कोई ना कोई शिकायत भी किसी किसी की होगी। पर पॉइंट क्या है कि जब जिस एंगल पे कंपेयर करोगे तो उस समय उसी पे तो करोगे। बेटे के तौर पे कंपेयर करोगे तो टीचर बीच में ले आओगे, और टीचर के तौर पे करोगे तो बेटे की तरह सोचने लगोगे। वही लोग गांधी के केस में धोखा करते हैं। यही एक पॉइंट है जो लोग समझ नहीं पाते, ठीक। तो गांधी के लिए सर्वोदय का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं है, वो आपका सामाजिक, राजनीतिक, रिलीजियस, मोरल, पर्सनल, सोसाइटी, ये सारे डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट। एक सिद्धांत होता है यूटिलिटेरियनिज्म। एथिक्स की दुनिया में एक सिद्धांत होता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल। मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, इस थ्योरी को सही मान लिया जाता है। कुछ थिंकर कहते हैं कि 100% आइडियल तो कुछ हो नहीं सकता, वो चीज भी ठीक मान ली जाए जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हो। चाहे एक आध लोग डूब के मर ही रहे हो, 100 लोग अगर हैं, 98 लोग बच रहे हैं और 2 डूब रहे हैं, तो वो ठीक मान ली जाएगी। गांधी कहते हैं नहीं, गांधीयन फिलोसफी कहती है हर व्यक्ति का डेवलपमेंट, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो गांधी की थ्योरी यूटिलिटरिज्म को नहीं मानती, वो कहती है सबका डेवलपमेंट, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, पीछे से पीछे का तबका भी नहीं छूटना चाहिए। तो यूटिलिटरिज्म तो कहता है, कुछ थिंकर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो रहा हो तो ये भी जस्टिफाइड है। पर अगर 100 लोगों में से 98 बच जाएं और 2 में आपकी फैमिली मेंबर हो, तो क्या ये थ्योरी सही मानी जाए? नहीं। गांधी कहते हैं सबका, आइडियलिज्म की तरफ ज्यादा है। यूटिलिटेरिज्म थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, और गांधीयन फिलोसफी आइडियलिज्म की तरफ है। भले वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, पर गांधी बात आइडियलिज्म की करते हैं, एक संत जैसे बात करते हैं, ठीक। देखो तो सर्वोदय, ये लाइन समझो। अनलाइक द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, सर्वोदय एम्स एट यूनिवर्सल अपलिफ्ट। मतलब ये जो सिद्धांत है कि ज्यादा से ज्यादा हित, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, सर्वोदय इसको नहीं मानता। सर्वोदय कहता है यूनिवर्सल, मतलब ऑल इंक्लूसिव, सब, किसी को छोड़ना नहीं, एक्सेप्शन नहीं। तो अनलाइक द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित, यूटिलिटेरिज्म की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता सर्वोदय। सर्वोदय तो करता है यूनिवर्सल ग्रोथ की बात, यूनिवर्सल अपलिफ्ट की बात। तो एडवोकेटिंग फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपुल एंड लिविंग बीइंग, इट रिप्रेजेंट्स अ सोसाइटी ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज। समाज ऐसा हो जिसकी आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य भी हो, जिसके लिए महत्व रखते हो। तो अगर गांधीयन फिलोसफी को मानते तो समाज में जो इतनी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को घर से निकाल रहे हैं, ईव टीजिंग हो रही है, क्राइम हो रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में, बुजुर्गों के अगेंस्ट में, तो अगर गांधीयन फिलोसफी को मानते तो समाज इस तरह का नहीं बनता। वेस्ट को कॉपी करने में लगे हुए हैं, तो ना वेस्ट बन पा रहे हैं, ना इंडियन रह पा रहे हैं, बीच में पढ़ के बेवकूफ बन जा रहे हैं। यही तो हो रहा है ना। वेस्ट पूरी तरह बन पा रहे हैं, भाई बाल रंगा लिए, उटपटांग कपड़े पहन लिए तो अमेरिकन तो लगोगे नहीं, शकल देखते पता लग जाएगा झुंझुनू का है ये। तो ना वेस्ट वाले बन पाए, ना इंडियन बन पाए, ना राजस्थानी रह पाए, बीच में पढ़ के उल्लू बन गए। तो स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज डायरेक्टेड टुवर्ड द इंटीग्रल वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड। पॉइंट समझ आ गया? तो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज करने के फेवर में नहीं है गांधी। गांधी कहते हैं अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को पहचाने, उससे जुड़े रहें, मजबूती से उसको पकड़े रहें और अपने लेवल पर डेवलपमेंट करें। अपनी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी जो वेस्ट को कॉपी पेस्ट नहीं है, वेस्ट का अपना खुद का ओरिजिनल, जिसकी मजबूती रहेगी, जो आपको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक।
तो अनलाइक द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर मतलब यूटिलिटेरिज्म, यूटिलिटेरिज्म के अप्रोच से सर्वोदया कंसेप्ट अलग है, क्योंकि यूटिलिटेरिज्म कहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के ज्यादा से ज्यादा हित में जो बात है वो सही है, सर्वोदय कहता है नहीं, ऑल पीपुल, सबका हित होना चाहिए। तो एक ऐसा समाज जो आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों को भी सम्मान करे, ओवरऑल डेवलपमेंट समाज का ह्यूमैनिटी के भी हित में है और दुनिया के भी हित में है। सर्वोदया का ये कंसेप्ट गांधी के दिमाग में आया कैसे? 1904 में उनका एक ब्रिटिश फ्रेंड था, उसने उनको जॉन रस्किन की एक किताब दी थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे, एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते थे ना। तो कुछ किताबें जिनका गांधी के ऊपर बड़ा प्रभाव रहा, एक किताब थी जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट, एक किताब थी लियो टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और एक किताब थी थोरोयू की, उसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। तो और भगवत गीता, कुरान, ये 4-5 किताबें हैं जिनका उनके जीवन पे बड़ा प्रभाव था, अपनी जीवनी में जो लिखते भी हैं। तो 1904 साउथ अफ्रीका में जब वो लॉयर के तौर पे काम कर रहे थे, तो उनका एक ब्रिटिश फ्रेंड था, उनको गिफ्ट दी थी, गांधी जी को उसने किताब गिफ्ट की थी जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट। इसी किताब का बाद में गांधी जी ने गुजराती अनुवाद भी किया था और उसको सर्वोदया नाम दिया था। तो 1904 में जब गांधी जी एज अ लॉयर काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो उनके एक ब्रिटिश दोस्त ने किताब दी जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट। इसी किताब का गुजराती अनुवाद 4 साल बाद गांधी जी ने किया था, उसको सर्वोदया नाम दिया था उन्होंने। अब ये लाइन पढ़ो, द सर्वोदया मूवमेंट। तो गांधी जी ने सर्वोदया मूवमेंट जो शुरू किया, अब देखो 1904 में साउथ अफ्रीका में जब वो थे, तब जॉन रस्किन की किताब उनको गिफ्ट दी थी उनके ब्रिटिश दोस्त ने अनटू दिस लास्ट, और 1908 में 4 साल बाद इस किताब का अनुवाद किया था उन्होंने, सर्वोदया नाम दिया था। और फिर मैं क्या कह रहा हूं, सर्वोदया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया 1948 में, तो इनके जीवन में ये किताब का प्रभाव 1904, और इसका गुजराती अनुवाद 1908 में किया, और 1948 में अपने अंतिम समय में, इसी साल तो गांधी जी की डेथ भी हो गई थी। तो सर्वोदया मूवमेंट गांधी जी ने इतने साल बाद शुरू किया अपने अंतिम समय में, भारत जब आजाद हो गया। देखो इसी मूवमेंट को आधार मान के इनके जो फॉलोअर्स थे, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, उन लोगों ने आजाद भारत में कुछ और भी मूवमेंट चलाए थे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक मूवमेंट था भूदान, एक भूदान मूवमेंट था लैंड रिफॉर्म के लिए, वो आधार गांधी जी का सर्वोदया मूवमेंट लिया गया था। तो गांधी जी के फॉलोवर, गांधी जी तो 1948 में सर्वोदया मूवमेंट शुरू करते हैं, उसी साल इनकी डेथ हो जाती है, नाथुराम गोडसे गोली मार देते हैं और भारत आजाद हो चुका था। अब गांधी जी के जो फॉलोवर थे बाद में इसी को आधार मानकर उन्होंने भूदान मूवमेंट और भी कुछ मूवमेंट चलाए थे, जैसे ये जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति एक मूवमेंट था, टोटल रिवॉल्यूशन, और भूदान मूवमेंट लैंड रिफॉर्म्स के लिए था। ये लोग गांधी जी के फॉलोवर थे। अब सुनो इसमें, तो द सर्वोदया मूवमेंट, तो सर्वोदया को लेकर गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, तो सर्वोदया मूवमेंट गांधी जी ने 1948 में शुरू किया, जिसमें वो अपने आश्रम में भजन कीर्तन वगैरह चला करता था, लास्ट समय में गांधी जी यही करते थे। तो ये जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट, यहां से गांधी जी ने कंसेप्ट लिया था। सर्वोदया शब्द रिफ्लेक्ट करता है कि गांधी जी का बिलीफ था इंडिविजुअल वेलबींग में, हर व्यक्ति ग्रो करे, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का हिस्सा है और लोगों से मिलकर ही समाज बना है। तो अगर हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा होगा, तो उनसे जुड़कर जो समाज तैयार होगा उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होगी, वो मोरली भी करेक्ट होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, लोगों को सम्मान करने वाला भी होगा। तो गांधी की ये फिलॉसफी थी। गांधी बुरे से बुरे व्यक्ति को ये चाहते थे अंदर से उसमें बदलाव आए, उसका हृदय परिवर्तन आए, हृदय परिवर्तन है, और गांधी ने ऐसा किया भी है। नोआखोली में दंगे हो रहे थे, भारत जब आजाद हुआ नोआखोली में दंगे हो रहे थे, लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे और गांधी नोआखोली में दंगे छुड़ाने गए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे। तो वहां पे एक पर्सन था, वो वहां पे कुछ मिनिस्टर वगैरह भी पॉलिटिकल कुछ हुआ करता था, और वो वायलेंस करवा रहा था। गांधी का फॉलोवर बन गया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जो खुद वायलेंस कर रहा था बाद में वायलेंस को छुड़वा रहा था। तो गांधी व्यक्ति के अंदर से बदलाव चाहते थे कि अंदर से प्योरिटी आनी चाहिए और वो रिफ्लेक्शन अंदर से बाहर की होना चाहिए। अंदर से बदलाव की शुरुआत हो, हृदय परिवर्तन हो और अंदर से बाहर की तरफ हो। पनिशमेंट वगैरह के फेवर में नहीं होते थे, व्यक्ति को बदलने के फेवर में होते थे कि हर व्यक्ति जब ग्रो करेगा
और लोगों से मिलकर समाज जो बनेगा वो बहुत मजबूत, बहुत अच्छा होगा, हर कोई उसमें बेहतर होगा। तो सर्वोदय को लेकर गांधी का बिलीफ था कि इंडिविजुअल वेलबींग ये समाज से जुड़ा हुआ है, समाज की एक यूनिट है इंडिविजुअल। एक जैसे एक घर में एक ईंट है, वैसे ही समाज के अंदर हर व्यक्ति है। तो अगर बंगाल का सीएम सोहरावर्दी की बात कर रहा हूं हामिद, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं चर्चा कर रहा। बंगाल का सीएम था, बाद में इनका फॉलोअर हो गया था। तो गांधी, भारत और गांधी के 2 लेक्चर जो मैंने बताए बहुत डिटेल में बताया है ये सब। अब मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा तो एक आध लोग कहेंगे सर ये पद बता दीजिए। बंगाल का सीएम था, मैंने इसलिए पॉलिटिकल पर्सन बोला, सोहरावर्दी शायद नाम था उसका, पूरा नाम मुझे भी नहीं ध्यान है, सोहरावर्दी शायद नाम था। वो चाकू से लोगों को मार रहा था, बाद में इनका फॉलोअर हो गया था। और बाद में गांधी भूख हड़ताल पे चले गए तो हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी ने लेटर साइन किए कि बापू हम आश्वासन देते हैं अब हम हथियार नहीं उठाएंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए। और वायलेंस को गांधी जी ने रुकवा दिया था। ठीक। और ये बड़ी विडंबना है देश में कि हम लोग एक ऐसे समाज में हैं कि जो कुछ कर रहा है उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। जो लोग अच्छा कर रहा है समाज में उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहा वो क्रिटिसाइज कर रहा है। जिसने समाज में कोई योगदान नहीं किया है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको जिसने सब कुछ किया। जैसे फैमिली में जो सबसे ज्यादा काम करता है उसको वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो फैमिली में कुछ नहीं किए होते हैं, कुछ ऐसी स्थिति। ठीक। तो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, और गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत है, तो उस हिसाब से लेबर की भी डिग्निटी, लेबर को भी सम्मान मिलना चाहिए। जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबकी जरूरत के अनुसार और सबके लेवल के हर स्तर पे होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं होता, समाज में जो जिस स्तर पे जिसकी जितनी जरूरत, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से चीजें उसको भी मिले। इग्नोर कोई ना रह जाए, नेग्लेक्टेड कोई ना रह जाए। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, हम खुद से चीजें डेवलप करें। और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है गांधी की सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। गांव की तरफ गांधी का रुझान ज्यादा था कि गांव का विकास बहुत जरूरी है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो कहते थे, है ना। तो ये पैरा देखो, अगर इस तरह से लिख दोगे आंसर तो पहले तो टीचर इमोशनल हो जाएगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो, फिर फोन मिलाएगा तुमको, आधा घंटा बात करेगा, फिर पूरे नंबर देगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह तुम्हारी कॉपी में लिखेगा कि आंसर लिखने वाला कॉपी चेक करने वाले से ज्यादा समझदार है। अगर इस तरह से लिख गए तब, और आएगा क्वेश्चन पक्का। ये जो 2-3 टॉपिक है ना, सर्वोदय, अंत्योदय, स्वदेशी, पक्का क्वेश्चन आएगा इस पर। तो द सर्वोदय मूवमेंट फाउंडेड बाई, अब असल में इतना प्रॉपर तरीके से बनाना था तो कल इसलिए पूरा तैयार नहीं था पीडीएफ, बैठ के मैंने इसको पूरा सिस्टमैटिक रेडी किया कि आंसर यूनिक बन जाए तुम्हारा। क्लास कल होनी थी, कल नहीं रखी मैंने, कल पोस्टपोन किया क्योंकि इसी पे काम चल रहा था, सिस्टमैटिक थोड़ा बढ़िया बन जाए। अब अगर ये लंबा क्वेश्चन आ जाए और 7-8 नंबर का आ जाए तो मजा आ जाएगा तुमको आंसर लिखने में। पूरी चीजें ना भी याद रहे, मेन चीजें भी हाईलाइट कर दोगे। जैसे सर्वोदय का कंसेप्ट गांधी जी इस किताब से लिए, अगर ये किताब मेंशन कर दोगे वैसे ही वो सरेंडर हो जाएगा टीचर। मतलब मैं ही कॉपी चेक कर रहा हूं और किसी ने जॉन रस्किन की बुक को कोट किया हो, देख के यहां से समझ आ जाएगा इस बच्चे को पता है। ठीक। तो सर्वोदय अपने कोर में क्या कहता है, कोर में ये कहता है डिसेंट्रलाइज अप्रोच। समाज के हर तबके में केंद्र, स्टेट, पंचायती राज सिस्टम, विलेज लेवल तक भी पावर होनी चाहिए, विलेज लेवल तक भी कुछ अधिकार होने चाहिए कि वो डेवलप ग्रो कर सकें, सब कुछ सेंटर से डिसाइड ना हो रहा हो। तो सर्वोदय अपनी कोर फिलॉसफी में अगर हम देखें तो ये डिसेंट्रलाइज सामाजिक आर्थिक ऑर्डर की बात करता है, जो समाज के मार्जिनल सेक्शन, वीकर सेक्शन को एम्पावर करने का एक मौका देता है, उसको हित में एक अप्रोच है। तो सर्वोदय एट इट्स कोर एडवोकेट फॉर अ डिसेंट्रलाइज सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर that empower marginalized group and ensure that the benefit of progress reach the last member of the society as well. This philosophy emphasizing truth and non-violence. इसके 2 पिलर और भी हैं, सत्य और अहिंसा। गांधीयन फिलॉसफी में ये 2 शब्द जरूर मेंशन करना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जो भी काम होगा सत्य और अहिंसा, ये 2 पिलर को नहीं छोड़ना हमें है। और आगे जाके इस सिद्धांत पे और भी लोग जो गांधी के फॉलोअर रहे, जैसे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने आगे जाके भूदान मूवमेंट चलाया था। गांधीयन फिलॉसफी को वो मानते भी थे, लैंड रिफॉर्म के लिए चलाया गया था भूदान मूवमेंट। और
सर्वोदया की जो लीगेसी है वो आज भी प्रैक्टिकल है, आज भी प्रासंगिक है। अगर हमें समाज के हर तबके को लेकर चलना है तो सर्वोदया का कंसेप्ट गांधीयन फिलॉसफी का आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रैक्टिकल है। कई सारी सोशल स्कीम और प्रोग्राम में इसकी झलक देखने को मिलती है, भले वो एज इट इज इंप्लीमेंट हो पाए या नहीं, पर कई सारी प्लानिंग या सोशल स्कीम प्रोग्राम में इसकी झलक देखने को मिलता है। फिलॉसफी आज भी प्रैक्टिकल, आज भी प्रासंगिक है। द लेगेसी ऑफ सर्वोदया कंटिन्यू टू रिजनेट टुडे, आज भी हम इससे कनेक्ट करते हैं। गाइडिंग वेरियस सोशल मूवमेंट एंड प्रोग्राम, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, समाज के हर तबके के एम्पावरमेंट की बात करें, तो आज भी सर्वोदया का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल है। फेयर सोसाइटी अगर आपको बनानी है, जस्ट मतलब सोशल जस्टिस, न्यायप्रिय, फेयर, तो उसके लिए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। क्या मैं समझा पाया या नहीं? क्लियर है ये? क्लियर है? आगे बढ़ें। इंटरेस्ट के लिए अगर देखो टाइम बचे, भारत और गांधी 2 लेक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो, काफी क्लैरिटी हो जाएगी आपको उससे, कई सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। अब कोई देख के मुझे क्रिटिसाइज कर, जैसे यंग एज में क्या होता है, अरे सर ने गांधी जी को अच्छा कह दिया, मैं तो ये जानता हूं, तुरंत एक कमेंट चिपका देंगे, अरे सर को कुछ नहीं पता। सर को नहीं पता तो नहीं पता, पर 2 लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये कमेंट करोगे तो मैं मान लूंगा। 2 लेक्चर देखने के बाद मुझे ये बात कहोगे तो मान लूंगा मैं। कोई भी शिकायत तुम्हारी होगी मैं सुन लूंगा, पर पहले वो 2 लेक्चर देख लेना। और उसमें मैंने एविडेंस भी बोले हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बात थोपी हो, उनके लेटर एविडेंस सब मौजूद हैं, ओरिजिनली जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक। सर्वोदया मूवमेंट के कुछ सिद्धांत, तो मैंने उसी चीज को फिर समराइज कर दिया है। सर्वोदया मूवमेंट की कोर थीम क्या है? सबका वेलफेयर, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, जस्ट, नॉन वायलेंट, हार्मोनी के साथ, शांति के साथ, प्रेम पूर्वक लोग रहें आपस में, डिसेंट्रलाइज सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सब बता दिया मैंने, समावेशी विकास हो, सबको शामिल किया जाए। और इसमें लास्ट में कुछ पॉइंट है, जैसे मुख्य सिद्धांत सर्वोदया के, ट्रस्टीशिप, सर्वोदया के मुख्य सिद्धांत, जैसे आप कुछ वर्ड हाईलाइट कर देना, ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात है सर्वोदया में। ट्रस्टीशिप मतलब क्या? एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का शोषण खत्म किया जाए, जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी प्रकार का ये एक्सप्लॉयटेशन खत्म किया जाए, ट्रस्टीशिप में आता है ये। नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा को प्रायोरिटी दी जाए, ट्रूथ और अहिंसा मेन पिलर। इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता को प्रमोट किया जाए, संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में न रह जाए, तो कुछ लोगों को आर्थिक प्रगति देश की हो रही है उसका फायदा और लोगों तक भी पहुंचे, कुछ लोगों का विकास सबका विकास नहीं है, इकोनॉमिक समता होनी चाहिए। तो सर्वोदया सीक्स टू एबॉलिश द डिवाइड बिटवीन कैपिटल लेबर एंड पुअरेस्ट सेक्शन पार्टिसिपेट इन सोसाइटल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास अगर हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो पुअर सेक्शन की भी भागीदारी उसमें होनी चाहिए, छुआछूत जैसी चीजों की जगह नहीं होनी चाहिए। बाय अपलिफ्टिंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, a truly egalitarian society can be achieved. Importantly, this transformation must be self-sustaining with the poor managing their progress. पुअर लोगों को भी मौका मिले, उनकी भी ग्रोथ में हिस्सेदारी हो, कुछ ही लोगों के हाथ में ग्रोथ ना चली जाए। डिसेंट्रलाइजेशन, रामराज्य, देखो उनके लिए रामराज्य की कल्पना क्या थी कि गांव-गांव तक विकास पहुंचे, पावर केंद्र से गवर्न सब कुछ ना हो, ग्रामीण लेवल पर भी अथॉरिटी पावर होनी चाहिए कि अपने निर्णय वो खुद कर सकें। ठीक। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, रामराज्य की परिकल्पना जो उनकी थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उनके लिए रामराज्य का जो कोर वर्ड है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित ना रह जाए, गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, जिससे वो लोग अपने लेवल पे विकास भी कर सकें, अपने खुद के मामले वो खुद मैनेज कर सकें। अब गांव में कुछ काम करना है तो हर चीज के लिए केंद्र थोड़ी पूछेंगे, पंचायती सिस्टम अगर क्यों बना हुआ है कि ग्रामीण लेवल पे जो काम होने वो ग्रामीण लेवल पे हो जाए, वो अपना डेवलपमेंट कर सके, उनके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर हो। और ट्रूथ और नॉन वायलेंस तो गांधीयन फिलॉसफी में आएगा ही आएगा, सत्य और अहिंसा तो गांधीयन फिलॉसफी का मेन पिलर है ही। तो सर्वोदया का एक गोल ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस भी है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1904 में उनका ब्रिटिश फ्रेंड ने किताब दी थी, नोट बना के लिख दिया है, और गांधी जी बड़ा प्रभावित थे इस किताब से। 4 साल बाद गांधी जी ने इस किताब को गुजराती में ट्रांसलेट किया था और उसको सर्वोदया नाम दिया था।
उसको सर्वोदय नाम दिया था। यहाँ पे सर्वोदय कंसेप्ट कंप्लीट। क्या ये मैं समझा पाया पूरी तरीके से? क्लियर है? क्या सर्वोदय फिलोसफी के बारे में आप लिख पाएंगे? क्लियर है पूरी बात? अरे गांधी जी के ऊपर कई घंटों बोल सकता हूं मैं। कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पॉइंट आराम से जस्टिफाई किया जा सकता है, कितनी देर भी बोल सकते हैं। पर यहाँ क्योंकि एग्जाम को हमें ध्यान में रखना है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है। सर्वोदय क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब अगली फिलोसफी है अंत्योदय। तो आज जितना पढ़ाया वो दिमाग में बैठ जाए, आज इतना रखते हैं। अब कल या परसों क्लास में कुछ और भी टॉपिक अभी आज ऐड कर दूंगा। अंत्योदय स्वदेशी मैंने दे दिया है आपको, पर समझाऊंगा कल। भाई आज तक की जो फीलिंग है अच्छे तरीके से पढ़ लियो, पहले दिमाग में बैठ जाए। सारी फिलोसफी एक साथ नहीं, कल या परसों जब क्लास होगी तब फिर ये कराऊंगा। और आप सिलेबस के लिए परेशान बिल्कुल ना हो, आपके मेंस के पेपर के 3 से 4 महीने पहले पूरा कर दूंगा। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि बीच बीच में अगर कोई गैप भी हो रहा है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह भी रेडी करनी होती है, तो अगर एक आध दिन गैप भी होता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो मैंने कहा है, पेपर के 4 महीने पहले, मेंस के 3 से 4 महीने पहले सब रेडी होगा। पर मेरा कोर एजेंडा क्या है? प्रॉपर तरीके से हो कि तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा होने चाहिए सोशल एस्पेक्ट के अंदर। आरोहण का स्टूडेंट और बाकी में बहुत गैप होगा नंबर जब आएंगे। लास्ट टाइम भी था। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।